किसने प्यार किया आपसे सबसे ज्यादा? माँ ने किया प्यार। और क्या झूठ बोला माँ ने? बहू आ जाएगा। मैट्रिक में रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो फ्यूचर तबाह हो जाएगा। एक डरा हुआ इंसान क्या कर सकता है? So is life perfect for you now? नथिंग इज परफेक्ट, इट्स जस्ट द व्यू पॉइंट। बहुत से लोग मुझे कहते हैं आपकी नाक टेढ़ी है, और हाँ टेढ़ी है, तो वो कहते हैं इसको ठीक कर दे। मैं अगर बगैर सर्जरी के ठीक कर दूं, मैंने करके दिखाया, मेरी नाक टेढ़ी है ना, सीधी करूं। चेंज ऑफ व्यू। अगले को अगर प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे ऐसे करके देख लेना। What is one thing जो आपने डिस्कवर की मोहब्बत के बारे में शादी के बाद? It's a companionship, लेकिन we treat it as a partnership. If it's not a companion, it'll not last. Because every partnership ends. Companionship lives beyond death also. What is one thing जो आप लोगों को बोलेंगे जिंदगी के बारे में हमेशा याद रखना चाहिए? शुक्र। जो शुक्र में नहीं वो फिक्र में। जो मेरे नसीब का कोई ले नहीं सकता, जो नहीं है वो कोई दे नहीं सकता। जो मिलना है उससे ज्यादा नहीं और वक्त से पहले नहीं। जब 40 साल का हुआ तो मुझे एक दुआ मिली, एक थॉट आई कि अब मैं किसी को बददुआ नहीं दे सकता। This is so interesting. What do you mean by that? 2005 में अर्थक्वेक हुआ। आई एम ट्रेन्ड बाय मेडिसिन sans frontières, so I'm a rescue specialist. Oh really? तो मैं 1 साल के लिए पहाड़ों में चला गया। पटग्राम का एरिया था मेरे पास। माय वाइफ वेंट विद मी, शी इज अ गायनेकोलॉजिस्ट, और बच्चे इधर थे मेरे। फिर सैलाब आ गया, फिर सैलाब में चला गया। टेल योर चिल्ड्रन हाउ मच यू लव देम, they'd be grossed out about it. Yeah, You don't know the Gen Z word for it. मैं सुबह उठता हूँ, सबसे पहले जो मेरे सबसे करीबी हैं उन सबको एक मैसेज भेज देता हूँ। तो बहुत सी दफा वो लोग बहुत परेशान होते हैं कि it's like a बोझ कि अब आप हमें भी मैसेज वापस भेजना। मैंने कहा मैसेज मैं तुम्हें इसलिए नहीं भेज रहा कि तुम मुझे जवाब दो इसका, मैं इसलिए भेज रहा हूँ कि मैं कभी ना भूलूं। ये बहुत प्यारी बात बोली आपने। हर के हिस्से हैं दिल में, वो जो हिस्सा किसी का है ना वो कोई और नहीं ले सकता, वो उसी का हिस्सा है। चाहे आपने उस इंसान को छोड़ भी दिया हो या वो इंसान आपको छोड़ के चला गया, वो दिल में रह जाता है। वो जब भी उसकी आवाज या उस जैसा नाम भी करीब से गुजरे तो वो यहाँ हिट करता है। लोग बहुत इमोशनली ड्रामास देखते हैं, कैरेक्टर को रियल लाइफ से कंपेयर करते हैं। आपको ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है? एक दफा वो किया था नूरजहां, तो उसमें भी मुझे इस तरह एक खातून ने बोला था कि बहुत अच्छी आपकी एक्टिंग थी लेकिन आपकी बेटी का कैरेक्टर अच्छा नहीं था। मैंने कहा बेटी का कैरेक्टर, तो मैं हंसत बोले हंसने की बात नहीं है, अगर पेरेंट्स बचपन से ध्यान दे तो बच्चों के किरदार अच्छे हो जाए। तो मैंने बोला मुझे तो जवान मिली। तो लोग बहुत इमोशनली ड्रामा देखते हैं। लीडर पे कुछ आया है अभी तक? बहुत सारे लोगों ने गालियां भेजी। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, this is Rabia and you're watching me on Khusha Magazine। आज जो मेरे मेहमान हैं वो फैशन डिज़ाइनर भी हैं, वो एक्टर भी हैं, आर्टिस्ट भी हैं, म्यूजिशियन भी हैं, पोइट भी हैं, एंड ही इज़ अ फार्मर ऑल्सो। आजकल हम उनको राजा लंदन का एक मोहब्बत और सबसे मज़े का लीडर में देख रहे हैं। हिज कॉन्वर्सेशंस आर वेरी इंटरेस्टिंग, दे मेक यू थिंक अबाउट थिंग्स, लाइफ, स्पिरिचुअलिटी। अगर मैं उनके काम की बात करूँ तो मुझे लगता है कि हिज वर्क कंबाइंस फैशन, आइडियोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। इन सब की कॉम्बिनेशन करके वो कुछ क्रिएट कर रहे होते हैं और यही चीज़ उनकी बातों में भी नज़र आती है। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू आवर कॉन्वर्सेशन टुडे। एक्टिंग थोड़े अर्से पहले ही स्टार्ट किया, बट अगेन ही इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब देयर बीइंग एन एक्टर ऑल्सो। तो कुछ उनके बारे में जानेंगे। आज मेरे साथ यूसुफ बशीर कुरैशी हैं, या नोन एज YBQ फेमसली। तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं ये YBQ ही बोल देती तो आप सबको अंदाज़ा हो जाता। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द कॉन्वर्सेशन एंड उम्मीद ये कर रही हूँ और कोशिश ये कर रही हूँ कि कुछ नई बातें और कुछ नई कॉन्वर्सेशंस होंगी उनके साथ। और एक्टिंग की जर्नी कैसी रही और आगे क्या प्लान्स हैं, लेट्स फाइंड दैट आउट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह के शुक्र। आप हंस क्यों रहे थे, मुस्कुरा क्यों रहे थे जब मैं इंट्रोडक्शन दे रही थी? जब आप वो इतना आपने तवील और इतना मोहब्बत भरा, प्यार भरा और तारीफ भरा आपने मेरा वो इंट्रोडक्शन दिया तो उसमें हंस रहा था। तो हंसी क्यों आ रही थी? यू थिंक मैंने कुछ गलत कहा? नहीं, गलत नहीं कहा, लेकिन ये कोई ताज्जुब वाली बात नहीं होनी चाहिए। ये तो हर इंसान एक शाहकार खुदा ने बनाया। ओके। आई मीन वी आर नो लेस than a masterpiece and a miracle. ओके। So ये तो हर एक के अंदर ये सलाहियत है। इसी से सवाल मेरा ये है कि अगर मुझे भी इतनी ही सोच की डेप्थ चाहिए, मुझे भी लाइफ को देखने का ये एंगल चाहिए जो आपके पास है, हाउ डू आई अचीव दिस मैच्योरिटी, दिस स्पिरिचुअलिटी? बिकॉज और लोगों से भी मैं मिली हूँ, ज़िंदगी गुजर जाती है लेकिन इस तरह की सोच नहीं आती, ये डेप्थ नहीं आती, ये लेवल ऑफ कंटेंटमेंट नहीं आता। सो हाउ डू वी गेट दिस काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस इन आवर लाइफ्स, कि हम पढ़ें, कि हम बड़ों की बात सुने, कि हम मेडिटेट करें? क्या राज है आपकी सोच के पीछे? देखिए, आपने सबसे पहले तो ये कहा कि ज़िंदगी गुजर जाती है, तो वाकई ज़िंदगी गुजर जाती है। ज़िंदगी गुजारने के लिए नहीं है, ज़िंदगी जीने के लिए। ओके। उसके लिए आपने बोला कि हम सोच की आपने बात की,
तो हमें तो सोचने से डराया ना, हमें तो सोचने से डर लगता है। जिस इंसान को सोचने से डर लगेगा वो जिंदगी कैसे जी पाएगा? वो तो वक्त का इंतजार करेगा कि किसी तरह गुजर जाए। ट्रू, ओके। लम्हे तो रहे नहीं उसकी जिंदगी में, तो फिर वो जिया क्या? ठीक है। कुछ लोगों से मैंने पूछा जिनकी 90 बरस से ऊपर उम्र थी, ज्यादातर नहीं बोला पता भी नहीं लगा और गुजर गई। आपको लगता है आपकी जिंदगी गुजर गई? आपको लगता है कि पता भी नहीं चला? खुदा ना करे, मुझे एक एक लम्हा, एक एक गम, एक एक दर्द याद है, मैं भी एक एक खुशी याद है। मैं ये कहने वाली मैंने कहा नहीं, मुझे तो लगता है मतलब जिंदगी थी है, यू नो, इट्स नॉट लाइक ऐसे गुजर गई। देखिए वक्त जो है ना किसी के लिए रुकता नहीं और वक्त गुजर जाता है। दैट्स सो ट्रू। लम्हे ठहर जाते हैं, मोमेंट्स आर देयर टू स्टे। तो अपनी जिंदगी में आप अगर लम्हे जमा करेंगे तो जब वो लम्हा याद करेंगे तो वो लम्हा दोबारा से जी पाएंगे। तो जितने लम्हे जिए उतनी लंबी जिंदगी हुई ना। ओके। वक्त की कैद में जिंदगी है मगर चंद घड़ियां यही हैं जो आजाद हैं। सही, बट सोच कैसे ऐसे लाए? आई एम जेन्युइनली आस्किंग बिकॉज आई हैव लिसन्ड टू यू सेवरल टाइम्स। आप कुछ बातें करते कहते हो यार ये बड़ा अच्छा एंगल है, मैंने तो कभी सोचा नहीं था ऐसे। तो I want to know that how did you achieve this thought process? How do you get to this level of understanding? Do you read a lot? Do you listen to people a lot? Like how do you do it? और या फिर ये अल्लाह ताला की तरफ से एक दी गई नेमत है जो शायद हर किसी के पास नहीं हो? मेरे पास नहीं है ये। है, ये हर एक के पास है क्योंकि खुदा ने किसी को किसी प्रेजुडिस से नहीं बनाया। तो ये हर एक के पास है, ये ताकत जीने की, लेकिन चाहत हर एक के पास नहीं है। क्योंकि हमें तीन चीजों के अंदर we've been bred in three things: fear, guilt, greed। ठीक है। ये तीन चीजें आप अंदर से निकाल दें तो आपको तो और आप उम्मीद करना छोड़ दें, स्टॉप होपिंग। क्योंकि उम्मीद जब भी मैंने की ना, मैंने अपने बजाय किसी दूसरे की तरफ देखा और इंतजार करता रहा। लेकिन उम्मीद अल्लाह से भी तो कर सकते हैं हम। नहीं, अल्लाह से क्यों उम्मीद करें? इस बात की कि अल्लाह हमारा मसला हल करेगा। तो उस पे ईमान लाए ना। उम्मीद और ईमान में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। पर जब अल्लाह से करेंगे उम्मीद यहाँ से है, उम्मीद ईमान ही नहीं हो जाएगी। उम्मीद यहाँ से, क्योंकि आप तरीके ढूंढ रहे हैं वहां तक पहुंचने के या कुछ करने के, कोई वज़ाइफ ढूंढ रहे हैं या कोई बहाने ढूंढ रहे हैं, आप सोच रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि यार ये हो जाए तो बड़ा अच्छा हो। ईमान आप यहाँ से लाते हैं, उसके लिए आपको कोई दलाइल की जरूरत नहीं होती। जब ईमान ले आते हैं तो खुद को देखते हैं और खुद को देखना खुदा को देखना। So you were this mature and intelligent from day one, or life made you like this? लेकिन God made me like this. And कुछ सोचें बचपन से आ जाती हैं और उसको दबाने की कोशिश की जाती है। I remember as a child, I was in 3rd grade or 4th grade, तो टीचर ने एक ब्लैक बोर्ड पे एक चीज़ लिखी और मैं उससे पहले ही मेरा ख्याल है कहीं से ट्रैवल करके आया था, बाय एयर आया था। तो आई वाज लुकिंग एट द क्लाउड्स फ्रॉम अबव। तो टीचर ने ब्लैक बोर्ड पे लिखा था कि स्काई इज द लिमिट। मुझे तो समझ ही नहीं आई बात। मैंने उसी वक्त खिड़की से बाहर देखा, मुझे तो नजर आ गया आसमान। तो मैंने लिखा स्काई इज द बिगिनिंग। ओके। तो उस पर मुझे बहुत शर्मसार किया गया, सजा दी गई। 100 दफ़ा मुझे लिखना था कि स्काई इज़ द लिमिट और मैंने 100 दफ़ा स्काई इज़ द बिगिनिंग लिखा। अच्छा। तो उसके बाद मेरे वालिदैन को बुलाया स्कूल में। ओके। और उनको बहुत डिग्रेड किया, यहाँ तक कि मेरी माँ बिल्कुल रोने वाली हो गई और माफ़िया मांगनी शुरू हो गई कि बच्चा ज़्यादा प्रॉब्लम है बच्चे के साथ। यानी कि बच्चे के साथ प्रॉब्लम है, टीचर के साथ प्रॉब्लम नहीं है, जो पढ़ा रहे हैं उसके साथ प्रॉब्लम नहीं है। आपको समझ भी आ रही है जो मैं कह रहा हूँ, लेकिन आपकी इन्वायरमेंट आपको इजाज़त नहीं दे रही कि आप कुछ करें। That is enslavement. God made us free. बगैर डर के। और अगर आप देखें सी आपके जितने डर हैं, अगर आप डर को करीब से देखें तो डर भाग जाता है। So आप कह रहे हैं कि हम सोचना शुरू करें, चीज़ों को क्वेश्चन करना शुरू करें और डर से दूर भागें तो फिर हमारी सोच भी बेहतर हो सकती है। तभी तो आप सोच पाएंगे। तो फिर हम इंटेलिजेंट हो सकते हैं, तो फिर हम जिंदगी को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। These are the, like if I tell you to tell Gen Z three points to improve their thought process and think beyond normal, what would you say to them? These 3 things: fear, guilt, greed. Move away जब from इंसान them. डर में होता है ना, तो he is in a defensive position. अगर आप बॉक्सिंग देखें तो उसमें ये डिफेंसिव पोजीशन है। इसके अंदर you're not able to see what's coming to you. True. और साइडों से आपको मुक्के लग रहे होते हैं। And ultimately
you fall. Same thing is with guilt. जरा कुछ करो तौबा। हमें तो बचपन से जिस चीज में मजा आ रहा था तो बोलते थे तो हराम है। शायद तो आपको गुनाह मिलेगा, आप जन्नत में नहीं जा सकेंगे। और फिर जो दोज़ख का उन्होंने नक्शा खींचा वो इतना भयानक था जिसकी कोई हद नहीं। हमें वहां से भी डराया, खुदा से भी डराया, खुदा की पनाह में तो खुदा से डराया। जिससे आपको डर लगता है आप उसके करीब जाएंगे दूर रहेंगे। और जो सबसे करीब था, तजल्ली नार है या नूर, न तुम समझे न हम समझे, जला क्यों कर ये कोहे तूर, न तुम समझे न हम समझे, वो शहरग से भी है नजदीक, ये कुरान कहता है। ये शहरग हमसे कितनी दूर, न तुम समझे। अभी हम फियर, गिल्ट और ग्रीड की बात कर रहे थे ऑफ कैमरा भी, तो आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली थी। आपने मुझसे सवाल पूछा कि सबसे ज्यादा झूठ कौन बोलता है जिससे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। सबसे पहला झूठ उसी ने बोला, हाँ, जिसने सबसे ज्यादा प्यार किया। हाँ, अब आप ही कहानी सुना दें कि किसने प्यार किया आपसे सबसे ज्यादा। माँ ने किया प्यार। और क्या झूठ बोला माँ ने? कि बहू आ जाएगा। That's true. सारी माँ यही और अगर मैट्रिक में रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो फ्यूचर तबाह हो जाएगा। फ्यूचर रहेगा नहीं, तबाह क्या होगा, फ्यूचर ही नहीं रहेगा। और ये एक छोटे से बच्चे को इतना ज्यादा ये स्ट्रेस देना, आई थिंक कि साइकोलॉजिकली तो बंदा उसी वक्त ही खत्म हो जाता है जब इतना डर जाए कि रात को उसको अकेले नींद ना आए कि कोई आ ना जाए मेरे कमरे में। अब सोचें उस बच्चे को कोई ख्वाब आएंगे, उसको तो नाइटमेयर्स आएंगे। हमारे ज़माने में वो शार्क को, कौन सी वो फिल्म थी, जॉज, खुदा की कसम उस वो फिल्म देखने के बाद स्विमिंग पूल में जाने में डर लगता था। तो आप सोचिए सही, एक डरा हुआ इंसान क्या कर सकता है, कोई डिसीजन बना ही नहीं सकता। So you're saying कि प्यार से बात करनी चाहिए। देखिए हर चीज़ प्यार से शुरू होती है और प्यार पे ख़त्म होती है। चाहे वो नफरत ही क्यों ना हो, आप नफरत ही उसी से करेंगे ना जिसको कभी टूट के चाहा होगा। वरना राह चलते क्यों किसी से नफरत करें? जो आपके साथ बुरा करे, जरूरी नहीं कि आपने उससे प्यार किया हो। आपने उसको इजाजत दी इतने करीब आने की, आपने उस पर भरोसा किया। और भरोसा प्यार से ही होता है, जबरदस्ती तो नहीं होता भरोसा। तो वो प्यार ही था, अंदाज मुख्तलिफ था। अच्छा ये बताएं, आप जिंदगी में पीछे मुड़ के देखते हैं, क्या 2-3 इवेंट्स हैं, 2-3 पॉइंट्स हैं इन लाइफ which really changed you? Can you pinpoint those? There are a lot of points in life. If you just pick up 3 maybe. One point that has changed my life entirely was my grandfather's death that I've discussed a million times. कि उस आदमी को नहीं पता था मैं क्या कर रहा हूँ। एक ज़मींदार आदमी था, एक बिजनेसमैन आदमी था। He was not, in such ways creative. He had no clue what I was doing, but never stopped me from it. सर मुझे समझ नहीं आ रही तुम क्या कर रहे हो, लेकिन मुझे मजा आ रहा है तुम्हें देख के क्योंकि तुम्हें मजा आ रहा है। So he loved you that much without judgment. Love is without judgment. Yeah. नहीं, मुझे लगता है पेरेंट्स का, जैसे हम बात कर रहे थे, जजमेंट और एक्सपेक्टेशन आ जाती है। वो आपको प्यार कर रहे थे एक्सपेक्टेशन के भी बगैर, राइट? बिल्कुल। Yeah. So how did it change you उनकी डेथ में? You know, I was this short-heighted boy. I was in a cadet college. तो वहाँ माचोइज्म यही होता था कि मर्द वही है, और छोटे आदमी को ज़्यादा प्रूव करना होता था कि यार मैं ज़्यादा तकड़ा हूँ, तो हमें लड़ना पड़ता था हर वक्त। You felt that pressure. तो और मेरा एक फियर ऑफ हाइट्स था, तो अमेरिका गया, मैंने बंजी जंपिंग और ये दूसरी तीसरी चीज़ें, अपने सारे फियर्स निकालने की कोशिश की। फिर लड़ना शुरू हो गया तो मुक्का खाने से, मुक्का मारने से डर नहीं लगता था। क्योंकि इंसान जो है ना, मारने के लिए नहीं पैदा हुआ। हमारी रिफ्लेक्स एक्शन आपको देखें, आपको कोई थप्पड़ मारे तो आपका हाथ ऑटोमेटिकली उठ जाता है, लेकिन मुक्का मारे तो आपको एक एफर्ट लगाना पड़ता है। और किसी ने अगर किसी के मुंह पे मुक्का ना मारा हो तो उसको मार नहीं सकता, और अगर मारे तो उसको बहुत तकलीफ होती है। ये इंसान के अंदर एक बुनियादी चीज़ वाली। और एक दफ़ा मार लेते तो मज़ा इतना आता है कि दोबारा ढूंढ रहे होते किसी और को मारो, क्योंकि ताकत खुदाई है ना, इतनी बड़ी ताकत है। तो you feel that, oh. So I thought I had overcome all my fears. Okay. But there was one fear that kept on lingering. That fear was, मेरे दादे को कुछ ना हो जाए. He's getting old. And I did not, मुझे तो ये तो वहमो गुमान भी नहीं था ना कि इस इंसान को कुछ होगा, क्योंकि he was always there. मेरे पैदा होने से पहले थे, मैं पैदा हुआ तो थे, मैं
जवान हुआ तो थे, मेरी दाढ़ी सफ़ेद हुई, मेरे बच्चे पैदा हुए, तो ही वॉज ऑलवेज देयर. सो ही वॉज लाइक दिस डायनासोर हु वाज नेवर गोइंग टू लीव मी. आई वाज अंडर हिज protection, his shadow, his love, his influence. And all of a sudden, there he is in my hands and he's taking his last breaths. तो मेरी तो जान ही निकल गई. मुझे तो डर ही होता था, मैं इससे तो कहीं जाता ही नहीं था. 2-3 दिन के लिए गया, फिर वापस आ गए. वही कुछ ना हो जाए. कुछ ना हो जाए. His last breath he gave it to me. He died and I lived. और उस breath में मेरा वो डर था कि इसको कुछ हो जाएगा. तो क्या दोस्त था जिसने मेरा डर ख़त्म करने के लिए अपनी जान दे दी. सो उसके बाद मुझे डर ही नहीं लगा कि उसको कुछ होगा. बट डिड इट मेक यू फियरलेस इन द वे कि अब आप किसी को भी लेट गो कर सकते हैं, या सिर्फ उनसे रिलेटेड था ये? इट वॉज नेवर अबाउट लेटिंग गो. और ये कि अब आप अगर लेटिंग गो नहीं तो मे बी कोई भी इंसान आपकी ज़िंदगी से अब आप जा सकता है और आपको इम्पैक्ट शायद वैसे नहीं करे, या उसका फियर नहीं होगा किसी इंसान के जाने का. इम्पैक्ट तो होता है. इम्पैक्ट तो होता है. इट्स नॉट अबाउट लेटिंग गो. ओके. इट्स जब से वो गए हैं, पहले तो कभी घर पे होते थे, कभी फार्म पे होते थे, कभी दोस्त के पास होते थे. अब तो मैं भी बात कर रहा हूँ उनकी. ही इज ऑलवेज विद मी. ही इज नेवर लेफ्ट मी आफ्टर दैट. सो इट इज नॉट अबाउट लेटिंग गो. इट इज अबाउट ओनरशिप. वी आर नॉट टू बी ओन्ड. We are to be shared. Okay, explain this. I don't get it. We've been taught, we've been raised in owning everything. ठीक है. कि भाई ये मेरी टीम मेरे है, नाम पे हो, ये मेरे बच्चे हैं, मेरा इंसान है, मेरा नाम एक डिग्री पे हो, मेरा नाम एक घर पे हो, मेरा नाम एक औरत पे हो, मेरा नाम बच्चों पे हो, मेरा नाम एक बिजनेस पे हो. So it was all about acquiring. In this acquiring, we forgot what we require. Okay. And once you acquired it, the requirement went away. So you constantly need to require. हम ये पाने की खोज में चाहना भूल गए. हमें तो constantly चाहते रहना है. True. ये सांस है ही एक प्रूफ चाहने का. सांस है तो चांस है. मैं तो ये बोलता हूँ. I'm a little confused, honestly speaking. हाँ, I want to understand how did वो फेयर तो ख़त्म हो गया क्योंकि वो अब रहे ही नहीं दुनिया में, राइट? बट उसने आपकी बाकी रिलेशनशिप्स को कैसे इम्पैक्ट किया, या आपको एज अ पर्सन कैसे, आपकी सोच पे क्या डाला? और ज़्यादा और बहादुर कर दिया आपको, और ज़्यादा दिलेर हो गया ना. क्योंकि और अब वक्त ज़ाया नहीं करना ना. अब अच्छा कुछ लम्हात हैं कि हमें अगेन हमें छूने का, सूंघने का, सीने लगने का दिल करता है ना. अब यही तो रह गया. तो अब सुबह जब जाऊं तो मेक श्योर करता हूं कि जो मेरे प्यारे हैं उनको मैं सीने लगूं, उनको प्यार करूं. So it made you value those people more. Every moment. Okay. It made me make every जो भी लम्हा वो मोमेंट्स में तब्दील हो जाए. Okay. तो मुझे अब लम्हे ढूंढने हैं हर वक्त. जिस तरह ये अब मैं आपके साथ बैठा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, तो ये एक लम्हा है मेरी जिंदगी का. कोई मुझसे आज से 10 साल बाद भी पूछेगा तो मुझे ये लम्हा याद होगा. और अगर याद हुआ, और इसी हम लोगों ने कितनी अच्छी बातें की, एक लम्हा रह गया. इट इज अगेन एनीथिंग दैट हैज मूवमेंट हैज एनर्जी. एनर्जी इज डिफाइंड थ्रू वेव्स एंड इज प्रेजेंट. हम हैं क्या? जस्ट अ बॉल ऑफ एनर्जी. सो इट मेड यू फियरलेस एंड इट मेड यू वैल्यू और लर्न और कि मैं जो चीज़ मेरे पास है उसको मैं फॉर ग्रांटेड नहीं, उसको और ज़्यादा वैल्यू करूँ. वक्त का एहसास हुआ और लम्हात का लिहाज हुआ. What are the 2 other points? Second point क्या था जब जिंदगी में कुछ हुआ जो चेंज किया आपको, या आप एक ठप्पा छोड़ के गया? ये एक ठप्पा था. उसके बाद वापस आने का एक जो मरहला था, पाकिस्तान यूएस से वापस जो पाकिस्तान जो वापस में आया, तो एवरीवन सेड कि पागल हो गए हो, क्यों जा रहे हो? मेन अट्रैक्शन वाज माय ग्रैंडफादर, एंड देन सेकंड वाज मैं उम्मीद करनी छोड़ दी. उम्मीद करनी छोड़ दी थी. लोग मुझसे पूछ रहे थे कि वहां जाके क्या करोगे. लेट्स होप यू फाइंड समथिंग, you're really talented, hopefully you'll get something. So everything was dependent on someone else's approval and was dependent on a wait. जब ईमान लिया ना कि मैं वहां जाऊंगा, जब जो मेरे नसीब का कोई ले नहीं सकता, जो नहीं है वो कोई दे नहीं सकता, जो मिलना है उससे ज्यादा नहीं और वक्त से पहले नहीं. So ये सोच आने से पहले आ गई थी आपके ज़हन में जब आप ये सारी बातें सुन रहे थे? वरना आ ही ना सकता. Okay. मैं अपने शहर से, अपने मुल्क से
15-20 साल के उसमें था, मुझे तो पता ही नहीं, मैं जब यहाँ आया था मैं तो किसी को जानता ही नहीं था, और यहाँ आने के बाद एक के बाद एक प्रॉब्लम्स। अच्छा, उन पे हम आते हैं दोबारा। सो दैट इज़ द सेकेंड इवेंट विच लेफ्ट एन इम्पैक्ट ऑन यू सेइंग कि फिर आपका यकीन आ गया, उम्मीद से आप यकीन के सफ़र पे फिर आए। मैं ईमान आ गया। ईमान आ गया, सॉरी, उम्मीद से ईमान पे आ गए। दैट्स द सेकेंड थिंग दैट हैपेंड। व्हाट इज़ द थर्ड ठप्पा किस वक्त लगा ज़िंदगी में? शुक्र। कब हुआ वो? जब मैं 40 साल का हुआ, जब 40 साल का हुआ तो मुझे एक दुआ मिली, आप कुछ भी उसको कह सकते हैं, एक थॉट आई कि अब मैं किसी को बद्दुआ नहीं दे सकता। ओके, हाउ डिड दैट? दिस इज सो इंटरेस्टिंग। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? My मतलब every ये आपने decade, डिसाइड किया? मेरी every decade I got a हाँ। gift. On my 40th birthday this was my gift. कि You got आज a के gift बाद from से, whom? हाँ, किससे मिला गिफ्ट? देखिए गिफ्ट तो सारे डिवाइन होते हैं। या अगर आपको सोच आ गई तो दैट्स अ गिफ्ट। सो यू मीन कि वो आपको एक सोच आती है बस मुझे हर सोच, 10 साल के बाद। सो 40 पे आपको ये सोच आई। मुझे ये सोच आई कि भाई अब मैं किसी को बद्दुआ नहीं दे सकता। बट समथिंग हैपेंड जिसके बाद ये सोच आई, या बस उस अराउंड दैट टाइम एक दिन ये सोच आ गई? देखिए उस वक्त सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि इंसान को बहुत गुस्सा आ रहा होता है या कुछ आ रहा होता है और कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या करें, तो उस वक्त अगर आप फैसला लेने से पहले वक्त ले लें तो वो जो वक्त होता है वो आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा देता है। ओके। तो वो जो वक्त था वो मेरा एक ऐसा लम्हा था जो लम्हे में तब्दील हुआ। वो ऐसा था कि मुझे बस पता लग गया कि अब ये मेरा काम नहीं रहा और ये मुझे सूट भी नहीं करता किसी को बद्दुआ देना। किसी को बद्दुआ देना। सो आपके साथ कोई ज्यादती कर जाए, आप बद्दुआ नहीं देंगे? आपका रिवेंज लेने को दिल नहीं चाहता? क्यों नहीं करता, इंसान हूँ, दिल बट आप करता है चीर बद्दुआ नहीं फाड़ दूं, देते? बद्दुआ नहीं दे सकता। सो आपने लिमिट कैसे लगाई है? मैं अभी वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई 1 घंटा पहले की बात करूँगी। हमने ऑफिस में किसी का जिक्र किया, किसी ने कुछ किया जो मुझे चीज़ पसंद नहीं आई, और मैंने शायद वर्बली नहीं भी बोला हो, लेकिन मेरे जहन में एक अल्लाह ताला इससे सबक सिखा के रहेगा, इन्होंने मेरे साथ ये किया। Like I couldn't even stop myself from thinking like that. So how do you put the limit on that? Because when you cannot stop yourself, that means you're out of control. As human, we need to be always in control. We have to look, see, hear, smell, taste the environment and not be influenced by it. So मैं क्या करूँ? मुझे आप क्या advice करेंगे? Stop thinking, paying attention to that person or that situation. Take your mind off of it. कुछ और, अब हम नमाज में क्या करते हैं ना, एक पॉइंट की तरफ अपने कुछ भी नहीं सोचना और एक पॉइंट की तरफ कंसंट्रेशन करनी है, विच इज़ द सेंटर ऑफ योर बॉडी। आपने वहाँ देखना है और आपने जो सोच आ रही है वो निकाल देनी है और जो आप बोल रहे हैं उसके बारे में सोचना है, क्योंकि हम जैसी नमाज पढ़ते हैं हमें तो सारी सोचें आनी शुरू हो जाती हैं। सही बात है, सारे प्लान्स पूरा एक तरतीब मुझे याद आती, चाबी रखी थी वो टूट ना जाए, होते हैं। पानी बॉईल होने रखा था, मासी को बताया नहीं। आई मीन हर सोच उस वक्त आती है जो पहले भूल जाते हैं। सो अंडरस्टैंड दैट दीज आर डिस्ट्रैक्शंस एंड दैट्स हाउ यू क्लियर योरसेल्फ आउट। चलिए मैं आज के बाद मैं कोशिश करूंगी, बिकॉज़ लोग योगा करते हैं आप देखिए, और नमाज का क्या मतलब है, कनेक्शन है ना। एक हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तरीका बता दिया, वो एक बड़ा ज़बरदस्त एक योगा का तरीका है जिसके अंदर हमारी इबादत भी है और हमारी अपनी सियासत भी है। पूरे इंसान की वो आपको नमाज बहुत सारी चीज़ें सिखाती हैं। मैं अक्सर ये स्पेशली ये एक्टर्स को यही बोलता हूँ, मैं कि अगर एक्टिंग के लिए कोई आपको एक्सरसाइज चाहिए ना तो वो है नमाज। बोलते हैं यार आप ये रिलीजन बातें करते हैं, मैं रिलीजन में आपको सीरियसली बता रहा हूँ। देखें आपके पास कॉल टाइम है, स्क्रिप्ट है, डायरेक्शन है, कोरियोग्राफी है, सही बात है, कॉस्ट्यूम है, सबसे बड़ी बात यू परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस यू कैन नॉट सी, एंड देन यू हैव टू बी अवेयर ऑफ द सराउंडिंग एंड नॉट बी अफेक्टेड बाय इट। आपका कोई नाम ले, आपको पता नाम ले, आपको आवाज़ आ रही है, आप मुड़ के नहीं देखेंगे। ट्रू। सो अगर आपने अपनी नमाज परफेक्ट कर ली तो यू आर द बेस्ट एक्टर। यार वो कहते हैं ना खुदा के सामने जरा रो के मांगो, हम लोग रोने वाली शक्ल तो बना लो। ये कहते हैं, एक्टिंग ही तो है। कहते हैं। सो कॉन्स्टेंटली अगर आपने अपनी एक्टिंग इम्प्रूव करनी है तो आप अपनी नमाज इम्प्रूव करें। सो वो जो बात आप कह रहे थे कि सेकंड टाइम यू चेंज व्हेन, जब आप पाकिस्तान आए, मेरा सवाल यही था कि आप पाकिस्तान आए, आप तो किसी को भी नहीं जानते होंगे। सो हाउ डिड यू स्टार्ट, क्या चैलेंजेस थे? फैशन इंडस्ट्री में नाम कैसे बनाया आपने? मुझे तो पता भी नहीं था यहाँ किसके पास जाना है क्या, क्योंकि न उस ज़माने में कोई इंटरनेट था, न सोशल मीडिया था। और ये किस साल की बात कर रहे हैं आप? 2004।
ओके। बहुत ईमेल्स ही उसी वक्त आई थी मेरे ख्याल में, हॉटमेल और जूनो और इस किस्म के ईमेल्स थे उस ज़माने में। ओके। तो इट वाज नॉट, तो मुझे पता भी नहीं था मैंने यहाँ किस तरह स्टार्ट करना है, और ऊपर से इट वाज अ डिफरेंट सर्कल, जो कि मेरा सर्कल ही नहीं रहा था कभी। हम तो कभी हमारे घर में कभी गज़ल की महफिल ही नहीं थी, हम तो बहुत वो ज़िया दौर की पैदाइश थे, तो हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह और जज़ाकल्लाह और सुभानअल्लाह पे होती थी। तो ये तो हमें पता ही नहीं था। और वैसे भी ये काम इंग्लिश में तो आर्टिस्ट होता है, वो उर्दू में फ़नकार होता है, तो पंजाबी में तो मिरासी हो जाता है। और गांव से आते हैं लोग, वो तो एक गाली के तौर पे इसको देखते हैं। बट उस वक्त तो आप फैशन डिजाइनिंग कर रहे थे, राइट? आई वाज डूइंग फैशन डिज़ाइन। मैं अमेरिका से आया था, फैशन डिज़ाइनिंग कर रहा था। तो मुझे याद है कि मेरा पहला जो एक वर्क मुझे मिला, तो मैं हर एक के पास जाता था, दिखाता भाई मैंने ये काम किया। किन के पास जा रहे थे? मैं डिज़ाइनर्स में से मैं मिला था इनसे। शुरू में मैं इंडस में पढ़ा भी रहा था। तो शनाज इस्माइल मेरी 3rd ग्रेड आर्ट टीचर थी बीकन हाउस में। सो इंडस में तो शनाज आपने पढ़ाना शुरू कर दिया। तो शी केम एंड मैं जब वापस आया तो उनसे मिला, तो उन्होंने बोला तू तो फैशन डिज़ाइन कर रहा है, यहाँ पढ़ा ले। तो आई स्टार्टेड टीचिंग एट इंडस। फिर वहाँ से मेरी शुरुआत में जब वापस आया, और फिर मैंने अपना ब्रांड बनाया, और फिर ये 5 कंपनीज थी जिसके अंदर कराची की डेनम वाले भी थे, और यूनिवर्सल डाइंग, और मास्टर वाले जिसमें शहजाद था, काफ़ी सारे लोग थे। तो इनके लिए मैंने एक डिज़ाइन की थी पूरी कलेक्शन, और द शो दे हैड मेड टेकन अ शो टू अमेरिका, तो उसके लिए उसका लोगो से फोटोग्राफी सारा काम मैंने किया था उसका। तो दैट वाज माय फर्स्ट थिंग। फिर आई वाज आस्क्ड टू जॉइन जो पाकिस्तान फैशन डिज़ाइन काउंसिल है लाहौर वाली, तो आई जॉइंड दैट, और उसका ऑफिस कॉम्यून में बना। तो कॉम्यून आपने कब बनाया? कॉम्यून वाज 2006। It was me and Rania. We started the commune together. Rania Durrani, she's a friend of mine, मेरे साथ वहाँ इंडस में पढ़ाती भी थी। तो आप दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि क्रिएटिव स्पेस ये बनाएं हम। We had these warehouses, तो मैंने बोला एक वेयरहाउस मैं खाली करता हूँ, ठीक है, और उसके अंदर हम लोग अपना कॉम्यून शुरू करें। So शुरू में आप किन डिजाइनर्स के पास गए जो आप बता रहे थे? शुरू में मैं नीलुफर शाहिद, सोनिया बाटला, ईमान, बॉडी फोकस वाली, अमेजिंग, they all helped you. They all help क्या उस वक्त भी they बस उन्होंने किसी ने बहुत सबने बहुत प्यार से मिले, और जो हेल्प कर सकते थे उस वक्त के लिहाज से वो हेल्प की। तो चैलेंजेस क्या फेस करने पड़े आपको, जो आप कह रहे थे कि वो भी बहुत एक मुश्किल प्रोसेस था सेटिंग इन? मेरे चौथे दिन मुझे कोई सुबह घर पे मैं सो रहा था, मुझे सुबह को फजर से पहले कुछ 6 लोगों ने मुंह में बंदूक डाल के उठाया। उस जमाने में बहुत डकैतियाँ हो रही थी। तो मुखबरी हो गई थी कि अमेरिका से आया, तो मेरा जो सामान था वो हमने अनपैक भी नहीं किया, तो वो कार्टन वैसे ही ले गए। दैट वाज अ आपको इट्स अ वायलेशन किसी इंसान के, आप उसको सोते में उसको उसके घर वालों को इतना बदतमीजी से उठाएं और ये करें, मारें। आई एम सरप्राइज्ड कि आप यू स्टेड ऑन, आप गए नहीं। और जब मैं एफआईआर कटाने गया तो मेरी एफआईआर ही बहुत अरसे तक किसी ने नहीं काटी, देर तक किसी ने नहीं काटी, क्योंकि मेरा कोई जानने वाला ही नहीं था। मेरे कैडेट कॉलेज के ही दोस्त थे जो पाकिस्तान में थे, वो भी ज़्यादातर मिलिट्री में थे, और जितने थे बेचारे को वाना में, कोई सियाचिन में, सारे को कैप्टन्स थे उस वक्त, मेजर्स थे, वेरी यंग। फिर 2005 में अर्थक्वेक हुआ। आई एम ट्रेन्ड बाय मेडिसिन सॉन्स फ्रंटियर्स, तो आई एम अ रेस्क्यू स्पेशलिस्ट। तो मैं 1 साल के लिए पहाड़ों में चला गया। सीरियसली? यस। तो आप यू वेंट अप नॉर्थ, जहाँ पे सारा वो बटग्राम का एरिया था मेरे पास, सो वेंट अप नॉर्थ। फैमिली को छोड़ के आप चले गए? माय वाइफ वेंट विद मी, शी इज अ गायनेकोलॉजिस्ट, तो शी सेट अप द लेबर कैंप देयर। और बच्चे इधर ही थे? और बच्चे इधर थे, मेरे उस वक्त 2 बच्चे थे, बेटे थे। ठीक है। तो हम वहाँ चले गए। That's so interesting, I never knew. कुछ अरसे बाद मेरी 1 महीने बाद मेरी वाइफ वापस आ गई, शी वाज एक्सपेक्टिंग, सो शी हैड कम बैक। वहाँ आफ्टर शॉक्स आ रहे थे बहुत सारे। आई स्टेड ऑन फॉर अबाउट अ ईयर, वहाँ रहा, मुख्तलिफ चीज़ें वहाँ हुई। फिर वहाँ से वापस आया तो मैंने कॉम्यून को शुरू किया, फिर सैलाब आ गया, फिर सैलाब में चला गया, फिर 6 महीने सैलाब मेरा, हमारे दोस्त हैं मीरपुर ख़ास में, अली कचैलो और फैसल कचैलो, उनके इलाके में गया, वहाँ काम करता रहा। 6 महीने के बाद वापस आया। आई प्रॉपरली स्टार्टेड माई YBQ ब्रांड। फिर वो ब्रांड स्टार्ट किया। फिर इसी तरह की बस चीज़ें होती हैं। जो 1 साल आपने गुजारा अर्थक्वेक पे। हाँ, फिर 2007 में जब मैंने कॉम्यून शुरू किया था,
तो मैं हज पे चला गया। ओह माशाल्लाह। मैं हज से वापस आया, मैं 29 दिसंबर 2007 हज से वापस आया। ओके। 27 को बेनज़ीर साहिबा की मोहतरमा की शहादत हुई थी और 28 तारीख को मेरा पूरा घर जला दिया। माई हाउस वॉज बर्न्ड, एवरीथिंग वॉज ब्रोकन। मैं 29 को पहुंचा, 30th मॉर्निंग को मेरा एक दोस्त है इमरान अफजल, मैं उसके साथ फार्म हाउस चला गया और हमने टेक ओवर किया वापस से। और मैं 2 साल वहाँ रहा। मैंने एक तंजीम शुरू की मेहरान अमन के नाम से। In 2 years I had 42,000 members in it. So I ran that organization for 2 years and then came back to Karachi and restarted the YBQ my label goodness. and the commune. ओह माय गुडनेस, घर जलाना तो एक बहुत बड़ी। हाँ, तो मैं 2 साल बिल्कुल वो क्या कहते हैं मोर्चा बंद रहा, वो शेगोवेरा टाइप लाइफ गुजारी। कहीं भी आपने गिव अप नहीं किया, वापस जाने का नहीं सोचा इस पूरे टाइम में? कितनी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ी हैं, मतलब दिस थॉट कुड हैव कम कि भाई क्यों मैं यहाँ सर खपाऊँ, मेरी वहाँ एक ज़िंदगी थी, वापस जाऊँगा दोबारा स्टार्ट कर दूँगा, ये नहीं ख्याल आया कभी? एंड वो तो एक चीज़ तो मैं जी चुका था ना, वापस जाके वो जीऊँ। और यहाँ जो मेरा वक्त जो था ना, मैं यू नो माय मेरे दादा, आई डोंट इवन रिमेंबर, वो 2012 में, हाँ आई थिंक 2012 में उनका इंतकाल हुआ और मैं 2004 में आया, तो यू नो गुड 8 years आई स्पेंट विद हिम। अगर एंड माय किड्स स्पेंट विद हिम, तो यू नो आई तो मिस हिम, माय चिल्ड्रन आल्सो मिस हिम। और किसको ये नसीब होता है कि उसके ग्रेट ग्रैंडफादर उसको गोदों में खिलाए और उसके साथ मजाक करे। तो ये उन बच्चों का भी नसीब था और ये मेरा भी नसीब था कि ये फैसला लिया। So he was the major reason कि आप नहीं गए कभी भी वापस? कहाँ जाता, क्यों जाता, किधर जाता? ये मेरा मुल्क है ना, ये मेरा घर है। क्यों दादा से इतने अटैच थे? What was in him that impacted your whole life like this? A lot of your decisions as well. क्या था उनमें? Someone who loves you without any expectations. I mean, खत्म हो गई ना बात ना। Because मेरे ग्रैंड पेरेंट्स भी थे, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, बट ऑनेस्टली मेरा ये कनेक्शन नहीं है था उनमें से किसी के साथ भी। They all loved us a lot, हम सब जितने भी you know मैं तो उसकी गोद में पला ना। और मेरे वालिद उनकी 2 बहनें थी, एक बड़ी एक छोटी, और मैं अपने वालिद का सबसे बड़ा पहला बेटा था, तो दादा का सबसे पहला पोता। तो वैसे आप लाडले थे? तो मैं तो बस उसकी गोद में था। उसकी गोद में शुरू हुआ और वो मेरी गोद में चला गया। That's so अल्लाह ताला का करम। हाँ, it's a huge blessing. So जो आप earthquake पे गया, how did that 1 year impacted you? क्या देखा आपने? यार उस वक्त I mean, अगर आप पूछेंगे मैंने क्या देखा, तो I mean इतनी सारी चीज़ें देखेंगे जिसकी कोई हद नहीं। मैंने कोई 8 या 9 बच्चे डिलीवर किए, बेतहाशा बॉडीज़ काट के दफनाई, एक आदमी को एम्प्यूटेट किया उसकी टांग। उस वक्त तो यूर इन दैट थिंग ना, तो आप कर ही जा रहे होते हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट जब आप वापस आते हैं ना, फिर होता है कि यू नो चेहरे नज़र आते हैं। वही मैं पूछने वाली थी कि ऐसे टाइम से लोग वापस आके ना रातों को उठ जाते हैं, उनको वो मेमोरीज, आपके साथ भी हो रहा था, मेमोरीज याद आती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अभी तक होता है कि I mean बहुत से चेहरे नहीं भूल सकता। But as a person, did that change you in some way? The change is permanent. Okay. You just need to make sure that you are aware of that change. Yeah. So what changed? I had more empathy. I had more empathy. I made sure that it affects me. You made sure कि it affects you. Yes. Empathy मुश्किल नहीं है जीना, मुझे लगता है empathy कभी-कभी बहुत burdensome हो जाती है, नहीं? देखें, पता क्या, you know, अगर महसूस ना हो ना, तो फिर तो आपने जिया ही नहीं। तो महसूस तो करना है। एक हम लोग इतना ज़्यादा, अब आप देखें वायलेंस या ब्लड इतना ज़्यादा स्क्रीन पे आ रहा है, अब हमें इफेक्ट नहीं होता है। हम देखते हैं अपनी आंखों के सामने रोज़ाना, रियल लाइफ में भी हमें कोई दिखा देना किसी गर्दन कटते हुए, तो इट्स मोर ऑफ अ थ्रिल। सो हमारे अंदर से वो दिल है ना, इसके ऊपर मोहर लग जाती है, और मोहर लग जाए, मोहर लगने का मतलब क्या है, वो कहते हैं दिल सख्त हो गया कि आप महसूस नहीं कर सकते। हमें तो महसूस करना है।
द रीज़न आई से एम्पैथी बर्डनसम हो जाती है इसलिए बिकॉज जब आपको एम्पैथी करना आ जाए या आप एम्पैथेटिक हो जाएं तो फिर आप लोगों की मदद भी करना चाहते हैं, आप लोगों के दर्द को एक डिफरेंट तरीके से देखते हैं और समझते हैं। लेकिन कभी कभी दुनिया बहुत जालिम हो जाती है आपके साथ। हाउ डू यू मैनेज दैट? अगेन विद दैट ईमान के जो मेरे नसीब का कोई ले नहीं सकता, जो नहीं है वो कोई दे नहीं सकता। जो अगर मेरा ज्यादती दिन हो गई आपके साथ इस प्रोसेस में तो ईमान विल हेल्प यू देन। देखें, ज्यादती तो होगी आपके साथ, क्योंकि आप फिर हर एक पे भरोसा करना शुरू हो जाते हैं। एग्जैक्टली या हाँ। आप खुले दिल से देते हैं ना, हाँ। बिकॉज यू वांट टू हेल्प, यू वांट टू जस्ट हेल्प दैट पर्सन, यू नो। और इंसान जो दूसरा होता है, बहुत से लोग बहुत अच्छे तरीके से लेते हैं और बहुत से लोग बोलते हैं यार इसको तो we'll take him for a ride, लेकिन they don't know that they are taking themselves for a ride. True. मकाफात अमल, have faith in it. आई थिंक हम लोग ये बात भूल जाते हैं जो एम्पैथेटिक होने की कोशिश कर रहे हो। नॉट दैट आई एम क्लेमिंग आई एम देखें, एम्पैथेटिक। एवरी टाइम लोग बोलते हैं आप क्यों भरोसा करते हैं। मैं अगर मुझे भरोसा नहीं करूँ ना, मैं उस आदमी से डर जाता हूँ। बोला क्या मतलब? मैं हर वक्त ये सोचता रहता हूँ ये करेगा तो मैं ये करूँगा, ये करेगा तो मैं ये करूँगा। सो इट you know, I'd rather get the धोखा than live in fear constantly. It's very tiring to live in that way. Live in that fear, यार ये भी it's कर दे। very आप tiring. अपना कमरा छोड़ के नहीं जाएंगे अगर आपको भरोसा ना हो आपकी मासी पे को यार। अगर आपको ये हो कि आपकी मासी पीछे आई और आपका वॉलेट वहाँ पड़ा है तो आपका तो दिन ही नहीं गुजरे। आप सोचें पता नहीं पैसे ना निकाल ले, उसको पता ना लग जाए, चाबियों का ना पता लग जाए, तो आप तो सारा दिन जो आपका है वो डर में गुजरेगा। और मुझे ऐसा लगता है वो टॉक्सिक साइकिल भी जाता है, लाइक अच्छा उसने ऐसा किया तो मैं ऐसा कर दूंगा तो ये, और मतलब बहुत बहुत थका देने वाला प्रोसेस है। एंड नॉट जस्ट दैट, आपने एक सोच ली ना तो शायद वो मटेरियलाइज भी हो जाए। इंटरेस्टिंग। तो लोगों के बारे में अच्छा सोचें। अगर वो आपके बारे में अच्छा नहीं सोच रहे ना, आप उनके बारे में अच्छा सोचें, शायद उनकी सोच बदल जाए। सो व्हेन आई लुक एट यू, तवक्कल स्ट्रांग है आपका, राइट? अल्हम्दुलिल्लाह। सोच के जो और खुदा ऐसे रखे, क्योंकि ये इसका भी होता है कभी कभार आपका बिल्कुल लो हो जाता है। मुझे तो लगता है तवक्कल ऊपर, एटलीस्ट मेरा तो है, नीचे ऊपर होता रहता है। सो सोच के पहलू भी बड़े क्लियर हैं। यू सीम टू बी वेरी कंटेंट इन लाइफ। लाइक व्हेन आई लुक एट यू एज अ पर्सन, आई फील दैट आपका थॉट प्रोसेस परफेक्ट है, ज़िंदगी के जो असूल हैं वो परफेक्टली आपने समझ लिए हैं। सो आर यू रियली परफेक्ट इन योर लाइफ, इन योर सेल्फ? आप 100% मुतमईन हैं हर चीज़ से? ऐसा लगता है हमें, यू नो, या मुझे ऐसा लगता है हमें से ज़्यादा। तो अगर ऐसा है तो ऐसे इंसान के लिए कोई ज़िंदगी में अब चैलेंज है, कोई मुश्किल है, या अब ज़िंदगी आसान ही आसान है? देखें, वी आर मेड विद द परफेक्ट इम्परफेक्शंस। हाथ की लकीरें देखें। तो एक्सेप्टिंग द वे दैट यू आर, और जो ईमान का जो आपका ऊपर नीचे होता रहता है, दैट इज फेथ के यू आर स्टिल अलाइव। यू अंडरस्टैंड? और आपको सिर्फ, अगर आप शुक्र में नहीं है तो आप फिक्र में हैं। तो आप शुक्र में रहें, और शुक्र में उस तरह रहता है इंसान के खुदा ने मुझे सांस दे दी तो चांस देती है। और जब ये ले लेगा सांस तो एक मजेदार सी जर्नी है। आई मीन, जिसका वो तो है कि आनी है लेकिन इंतजार नहीं है। उसका एक वक्त है, जब आएगी तो ओ माय गॉड, अ न्यू लाइफ। Okay, you were excited about death. Of course. Why are you not? Again, it's about ownership, ना? When you let go of ownership, फिर बहुत का डर ही नहीं ना। कि बहुत से ज़िंदगी डरना मेरी क्या नहीं है? है। फिर तो आप ईमान नहीं लाए। So is life perfect for you now? देखिए, nothing is perfect. आप देखें, लेकिन जब आपका ऐसा you thought change your process view. है, It's just the viewpoint. अब बहुत से लोग मुझे कहते हैं आपकी नाक टेढ़ी है, और हाँ टेढ़ी है, बचपन से टूटी है, बहुत दफ़ा झगड़ों में टूटी, नखरों से टूटी, लेकिन ये है कि तो वो कहते हैं इसको ठीक कर दे। मैं कैसे ठीक करोगे? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे सांस आ रही है, मुझे प्रॉब्लम नहीं। बोला नहीं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हो ना, यू इन दिस बिग स्क्रीन, तुम्हारी नाक सीधी होनी चाहिए, फलाना होनी चाहिए। तो मैं उनको सिर्फ बोलता हूँ कि कैसे करोगे सीधा? बोले सिंपल प्रोसेस है, पूरी दुनिया में होता है। यहाँ से काटेंगे, थोड़ा सा जलाएंगे, थोड़ा सा घिसेंगे, फिर वापस सीधेंगे और पता भी नहीं लगेगा। मैंने कहा तुमने मुझे बताया ना, मुझे सब पता लग गया और मुझे दर्द भी शुरू हो गया। मैं अगर बगैर सर्जरी के ठीक कर दूं, बोला बगैर सर्जरी के ठीक नहीं हो सकती। तो हाँ, तुम इस तरह करोगे और वो थोड़ी देर के लिए होगी और उसके बाद वापस टेढ़ी हो जाएगी। मैं कहा परमानेंटली सीधा कर दूं तो मानते ही नहीं। मैंने करके दिखाया, आपको करके दिखाऊं? करके दिखाएं। कैमरे में देख तो। I
I know what he's gonna do. मेरी नाक टेढ़ी है ना, सीधी करूं? चेंज ऑफ व्यू। मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रही, अगले को अगर प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे ऐसे करके देख लेना थोड़ी देर, मैं उसके लिए अपनी नाक कटवाऊं? खुदा के बंदे, मैं एक आर्टिस्ट हूँ। True. आप मुझे बोले कि मेरी पेंटिंग, बोले यार पता है क्या, इसके ऊपर जरा ये वाव थोड़ा सा लंबा कर दो तो ज्यादा खूबसूरत होगा, मेरी तो हट जाएगी। हट जाएगी। अब मेरी नाक, हाँ जब तक कोई मेडिकल प्रॉब्लम Problem या ऐसा नहीं ना है, हो तब करें। मेरे आप डेंटिस्ट से जाके पूछें, मेरे अगले 4 दांत वो हो गए, इनको रूट कनाल हो गए, तो मैंने बोला इसका इलाज क्या है? इन्होंने बोला भाई आप इम्प्लांट्स लगा लें। मैंने कहा इम्प्लांट्स कैसे लगेंगे? उन्होंने बोला यहाँ से गड्ढा करेंगे, ड्रिल करेंगे। मैंने कहा भाई मुझे तो सुई, Oh God. खुदा सुई भी ना लगे। मैंने कहा बहुत तकलीफ है, कोई आसान तरीका बताऊँ। तो उसने बोला इस तरह करें आप डेंचर लगा लें। मैंने, उसमें दर्द होता? बोले बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। मैंने कहा बहुत अच्छा लगा दे, और कोई उसके कोई ड्रॉबैक्स कोई? उन्होंने बोला जायका थोड़ा। मैं कहा हेलो, दोबारा से बोलना। जायका चला जाएगा। मैंने कहा भाई रहने दे, हवा आती रहे, बिल्कुल जायका चेंज ना हो भाई, जायका चेंज ना हो। अब अगर मैं दिख रहा हूँ तो वो तो दूसरों का है ना, जब मुझे तो जो मुझे अफेक्ट करे वो तो जायका है। मैंने कहा खुला रहने दे। उसने बोला जी मैं कोशिश करता हूँ इनको कैप कर देता हूँ। मैंने कहा ठीक है कैप कर दो। तो उसने नापा लिया, उसने मुझे बुलाया, उसने बोला जी आपकी कैपिंग हो गई। उसने लगाया मेरे दांत, बिल्कुल बकरी जैसे ब्यूटीफुल सीधे सीधे दांत उसने लगा दिए। मैं मुंह बंद किया, मैंने बोले किसके दांत लगाए? बोले आपके लगाए। मैंने जी हमारे दांत ही नहीं, हमारा मुंह कह रही है किसी और के दांत थे। बोला हाँ आपके दांत टेढ़े थे। तो हमने उस ऑब्वियसली लोग हमारे सीधा एस्थेटिकली आप। मैंने कहा भाई मुझे टेढ़े दांत चाहिए। आपने टेढ़े करवाए? मैंने टेढ़े दांत लगवाए। बोले पहला कस्टमर आया जो इतना पागल है, तो बोले मेरे टेढ़े दांत। मैंने कहा मेरा मुंह एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, मेरा मुंह कहते हैं किसी और के दांत हैं। कहते हैं आप थोड़ी देर आप करें तो आपको आदत हो जाएगी। मतलब क्यों ऐसी बुरी आदतें डाल रहे हो कि हम खुद से दूर हो जाएं? बचपन से इन दांतों के साथ चल रहे हैं, उसने बनाए टेढ़े तो बना दो टेढ़े यार। Owning who you are is the key also. हाँ हाँ, इस तरह तो बहुत सारी चीजें, कल आंख दूसरी पत्थर की लगा देंगे, बोलेंगे यूज्ड टू हो जाओगे। नहीं भाई। अच्छा ये बताएं, यूएस में भी आपने हॉलीवुड के बहुत से, मैंने सुना एक्टर्स के लिए, कुछ नामों के लिए आपने डिजाइन किया हुआ है। हाउ डिड दैट हैपन? कैसे एक्सेस मिला? वो क्या स्टोरी है? देखिए व्हेन मैं जो था ना, मेरे होस्ट पेरेंट्स थे, तो आई लिव्ड ऑन देयर रैंच जी, एंड दे वर ब्रीडर्स ऑफ अरेबियन हॉर्सेस। तो आई यूज्ड टू ट्रेन एंड शो अरेबियन हॉर्सेस। राइडिंग भी करते थे? राइडिंग भी करता था, ट्रेन भी करता था। तो वहाँ शोज होते थे, कॉस्ट्यूम में दिखाते थे। तो कॉस्ट्यूम में ज्यादातर अरेबियन हॉर्सेस को वो देखते थे, वो अली बाबा टाइप उनके कॉस्ट्यूम होते थे, एक ग्रीन कलर की उन्होंने शॉलें पहनी होती थी, ऊपर टोपी सी लगाई होती थी। और उसमें मैं अब सोचे अर्ली 90s में, 92 की बात कर रहा हूँ। 1992 में एक आदमी घोड़े पे बैठा है और उसने शेरवानी पहनी है, जो जामावार की और जोधपुरी पहनी और पटका बांधा हुआ है। तो ऑब्वियसली एवरीवन सेड ये क्या, ये कहाँ से कॉस्ट्यूम्स आए? और मैं उस वक्त डिजाइनर थोड़ी था, मैं तो अपनी माँ को बोलता था माँ ये जामावार की एक शेरवानी बना दें और ये जोधपुरी साथ बना दें, और कोई मैगजीन का कट भेज दिया, फैब्रिक का, स्टाइलिंग, कलर का, पटका खुद ही बांध लेता था। अम्मी बना के भेज देती थी वो तो अब मैं वो दर्जी से बनवा के भेज देती थी शेरवानी वगैरह। तो वहाँ सब पूछने चाहिए कॉस्ट्यूम डिजाइनर कौन? हमें तो पता ही नहीं था कॉस्ट्यूम डिजाइनर क्या होता है। मतलब कॉस्ट्यूम डिजाइनर कौन? मैंने कहा वो कौन होता है? दर्जी बोला नहीं डिजाइन जिसने किया। मैंने डिजाइन तो हमने किया। अच्छा यू आर द डिजाइनर। तो मैं वैसे डिजाइनर बना घोड़ों के। That's how I came into the field of fashion design. बट हॉलीवुड पे एक्सेस कैसे हुआ? हॉलीवुड पे जब LA में आया। Why did you move to LA? यार I did a show in Las Vegas. एक शो होता था उस जमाने में, तो मैंने वो किया। तो वहाँ कुछ पाकिस्तानी वेंचर कैपिटलिस्ट थे। तो उन्होंने देखा, उन्होंने बोला तुम कहाँ? मैंने मिड वेस्ट में गए। तो पागल हो, ईस्ट में वेस्ट कोस्ट पे होना चाहिए, सारा फैशन यहाँ है। सो दे हैड ब्रॉट मी देयर अगेन। दैट कंपनी डिडंट फ्लरिश, लेकिन मुझे उससे ये मौका मिल गया कि मैं यहाँ लैंड हो गया। और फिर यहाँ इसी तरह ये जिस तरह हॉलीवुड, बॉलीवुड, लॉलीवुड, ये सारे एक छोटी सी वो है, आप एक सर्कल में घुस जाए तो आप घूमते रहते हैं। तो मैं वही जानना चाहती हूँ किसके लिए डिजाइन किया और क्या डिजाइन किया? सबसे पहले मेरी दोस्त बनी एक स्टाइलिस्ट थी, मैरियम अल कपूर। मैरियम वाज पर्शियन एंड शी वाज ये स्टाइलिस्ट फॉर शर्ल क्रो। तो मेरी और शर्ल की उस वक्त
उसने मुलाकात करी तो हमारी, तो आई स्टार्टेड डिजाइनिंग फॉर हर। इंटरेस्टिंग। दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। ओके। फिर मेरा एक और दोस्त है, वो बिल ड्यूक। बिल ड्यूक वाज दिस, एक प्रेडेटर मूवी आई थी आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की, ओके। उसके अंदर देयर वाज दिस ह्यूज अफ्रीकन अमेरिकन मैन वो जिसकी वो आंख है। में गोली लगती हो, दैट वाज बिल ड्यूक। ओके। So he introduced me to a lot of, you know, the rap and the African American Hollywood people. तो उनके लिए आप यहाँ से नहीं आपने सोचा कि मैं कंटिन्यू करूँ, यहीं से उनको भेजते रहूँ पाकिस्तान से जब डिजाइन करता यहाँ रहूँ? आया ना यार, एक तो उस वक्त वो मोबाइल फोन्स और वो अच्छा ईमेल्स वो वो थे नहीं नहीं। थे। ओके ओके। सेकेंडली कभी डकैती तो कभी पहाड़ों में तो कभी कहाँ मुश्किल, कहाँ, I तो know, मैं yeah. इन्हीं झमेलों में ऐसा रहा True, true. कि अब around this time have you ever thought of exploring that side path? No. I'm open to exploring every side. I mean, Okay. जब जिन लोगों के साथ मैं काम कर रहा था वो पुराने हो गए, बूढ़े हो गए, काम Yeah. कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं काम कर रहे। ठीक है। जाके देखेंगे अगर कोई हुआ तो मुलाकातें। लेकिन ये क्या, सूफीज़म को क्यों इंक्लूड किया आपने अपने स्टाइल में या अपने डिजाइन्स में? I was always infatuated हाँ, by the धोती, the पटका and the मूछ। ठीक है। मैं मेरे ख्याल है 6-7 साल का था, तो एक वो मैं तब भी ना धोती वोती पहन लेता था, पटका बांध देता था। उस जमाने में क्लिप वाली मूछ आती थी, मूछ लगा लेता था। सब बोलते थे बच्चे को पता नहीं क्या मेंटली सही है कि नहीं है, अजीब ही इस तरह के कपड़े पहन के फिर रहा होता है। और फिर ये डर था कि ये धोती पहनते हैं, ये कहीं इसको कोई औरतों का तो वो नहीं है, कोई औरतों वाले इंटरेस्ट तो नहीं आ गए। बड़ा डर लगता था ना उस जमाने में। खैर तो वो मैंने क्या किया कि जब सब मजाक उड़ाना शुरू हुए तो मैंने कहा इसका हल क्या होगा। मैंने तबलीगी जमात ज्वाइन कर ली। ओके। अब जो मजाक उड़ाते थे, हाँ। अब वो सब कहना शुरू किया, यार कितना नेक बच्चा है यार, अब मेरी धोती और मेरा पटका एक्सेप्ट हो गया। फिर अमेरिका में सेरेमोनियसली पहनता था। Yeah. जब यहाँ आया तो यहाँ भी सेरेमोनियसली पहन रहा था। पहले शुरू में पैंट वैंट पहनता था, लेकिन इसमें कंफर्टेबल इतना होता था। लेकिन जब मुझे अच्छी अच्छी जगहों से मना किया गया ना कि आप आ नहीं सकते क्योंकि आपका ड्रेस कोड सही नहीं है, तो मैंने अब तो मैं यही पहनूंगा। Okay. अब जो करना है कर लो, अब मैं यही पहनूंगा। फिर मैंने एज अ रिबेलियन आई स्टार्टेड वेयरिंग टू द प्लेसेस देयर, यू नो, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, क्लब्स, जहाँ ड्रेस कोड के यू नो अगेंस्ट था। अगेंस्ट क्या था, इसका जिक्र ही नहीं था। किसने मना किया आपको? कोई नामवर जगह थी या कोई event? ऐसी खाम खान का नाम लूंगा, शोर करेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, सिन क्लब का अगर आप प्रोसेस देखें ना तो उनके बायलॉज के अंदर धोती का जिक्र ही नहीं है। आप पजामा पहन के नहीं जा सकते, ओके। लेकिन धोती का जिक्र नहीं है। अगर जिक्र नहीं है तो मैं जा सकता हूँ। तो रोका उन्होंने आपको? हाँ हाँ, क्यों नहीं रोका, नहीं रोकेंगे। अभी मेरी शक्ल के आदमी तो अब ऐसे रोक रोकते लेंगे। अब नहीं रोकते। हैं? यार। अब जो मेरा हैंडीकैप था वही मेरा फ्लैग बेरर हो गया। एग्जैक्टली। अब वो कहते हैं यार वो धोती वाले को बुला लो। हाउ डिड यू मीट योर वाइफ? हम लोग की अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज हाँ। थी? अरे मैं समझी कोई आई love, गॉट मैरिड व्हेन आई वाज मोहब्बत वेरी का यंग। कोई- मेरे Okay. 30 साल का अगर बड़ा बेटे तो हाँ। किस उम्र में शादी? मेरी आई वाज आई थिंक 24-25 व्हेन आई गॉट Okay. मैरिड। माय But you वाइफ were माय फर्स्ट कजन। बाहर होते थे आप तब तो, राइट? जी। यू वर अब्रॉड। जी जी। ओके, सो वो वहां मूव कर नहीं, गए। मंगनी यहाँ हो गई थी, फिर बाहर गया था, फिर वापस आया, फिर मेरी शादी। ओके, सो व्हाट इज वन थिंग जो आपने डिस्कवर की मोहब्बत के बारे में शादी के बाद, जो आप सोचते थे ऐसा होता है लेकिन वो वैसा नहीं था? अगेन अंडरस्टैंडिंग के यू नो इट्स अ कंपेनियनशिप, यू नो, लेकिन वी ट्रीट इट एज अ पार्टनरशिप। एंड अगेन you know, we've been institutionalized to think of it as a partnership. It's never a partnership. Okay. If it's not a companion, it'll not last. Because every partnership ends. Every partnership ends. Till death do us part. Every partnership ends. जब ज़रूरत ख़त्म हुई तो partnership dissolve हो गई. Companionship lives beyond death also. My grandfather is my companion. True. He's still with me. शादी ने, मैरिज ने, वाइफ ने आपको कैसे चेंज किया? कुछ बदलता नहीं है, इंसान नहीं बदलता, हालात बदलते हैं, मौसम बदलते हैं, रंग बदलते हैं। इंसान तो रूह खुदा है। हाँ, आपकी बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपका जो कंपेनियन होता है वो बेहतर करता है और आपको अवेयर करता है। बेस्ट चीज़ आपका पार्टनर अगर आपको अवेयर कर दे, फिर डिसीजन आपका है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। You know, as a human, you've taken oath. गवाह लोग होते हैं, लेकिन वादा तो खुद से किया होता है ना, यानी कि खुदा को गवाह रखा होता है आपने।
यानी खुदा से वादा करें, खुद से वादा करें कि यू विल टेक ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट द पर्सन दैट्स विद यू इन एवरी वे, फाइनेंशियल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, ऑलवेज। और वाकई अगर आपकी बीवी आपका वो साथ ना हो, यू नॉट गो एज लॉन्ग। मुझसे ज़्यादा तो मैं तो सेक्रीफाइस करने के उसमें हूँ नहीं। तो हमने एक डील कर ली। माई वाइफ इज़ वेरी स्पिरिचुअल अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी रिलीजियस ऑल्सो, तो उसको जन्नत में जाने का बहुत शौक। तो हमने ये डील कर ली, उसको जन्नत में जाना है और मुझे जन्नत में रहना है। तो मेरे लिए खुदा ने ये जो सांस दी है जन्नत से बढ़ के नहीं। Okay. This is very interesting. But tell me, ये जो आपने बात की है ना पार्टनरशिप और कंपेनियनशिप की, सो आजकल तो जेन ज़ी यही कॉन्वर्सेशन करती है कि नहीं शादी जो है वो पार्टनरशिप होती है, वी आर 50-50 पार्टनर्स एंड ऑल दैट। व्हाट वुड यू टेल देम कि अपना पीओवी कैसे, अपना पर्सपेक्टिव कैसे चेंज करें कि पार्टनरशिप से कंपेनियनशिप की तरफ आने की कोशिश करें? बाय सेटिंग एन एग्जांपल। Okay. अब वो सारी उम्र अपने माँ बाप को देखते आए कि वो एक पार्टनरशिप में है। वो तो कहते हैं माँ बाप की पार्टनरशिप नहीं थी, अम्मा ने ज्यादा किया, अब्बा ने कम किया। हाँ, बहुत सी दफा तो अब जो है वो ऐसा होगा कि हम पार्टनर्स होंगे हर चीज में, हम इक्वल करेंगे। अम्मा ने ज्यादा किया, कम किया तो 30-70 तो पार्टनरशिप हुई ना। तो हर पार्टनर इक्वल तो नहीं होता। जिसने जितना दिया उतने उसके शेयर्स उतने। वो था स्लेवरी तो मैं बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज करूंगी, बट उनका पीओवी होता है नहीं, पार्टनरशिप नहीं थी, अम्मा ने वो किया जो बस अब्बा ने कहा या जो शादी ने कहा, इन लॉज ने कहा। अब ये नहीं होगा, अब लड़कियां लड़के जो हैं शादी में वो इक्वल चलेंगे। देखिए, अगर कोई भी नाइंसाफ हो रहा होता है ना, तो उसके पास एक जस्टिफिकेशन होती है अपने रॉन्ग की। तो ये बोले वो बोले मैंने 10 रुपए दिए थे, बोले मर्दी बोले अगर मैंने 7 रुपए दिए थे तो 10 रुपए का प्यार भी दिया था, 5 रुपए का प्यार भी दे। तो यू कैन नॉट, आप इसको उसमें वे नहीं कर सकते हैं। ओनली पार्टनरशिप कैन बी वेड इन इट, कंपेनियनशिप कैन नॉट बी। पार्टनरशिप है इफ यू आर गोइंग इनटू इट स्ट्रिक्टली एज अ पार्टनर कि भाई दिस पर्सन इज माय पार्टनर, मैं जो कमाऊं उसका तो आप अपनी वही डील करें। देन एक्सपेक्ट द सेम आउट ऑफ दैट अदर पर्सन आल्सो। You expect a 50% but giving 70 and the other person is expecting 30 and giving 70, तो नहीं हो सकता ना। अगर पार्टनरशिप है तो accept it as is, और अगर कंपेनियनशिप है then don't expect, then only give। So हाँ, मैं ये पूछने वाली थी, तो फिर कंपेनियनशिप में 50-50 70-30 आप किसी को तोहफा देते हैं तो आप थोड़ी एक्सपेक्ट करते हैं कि ये भी मुझे तोहफा दे। आपको तो खुशी होती है जब वो तोहफा एक्सेप्ट करते हैं। वो एक्सेप्टेंस ही आपकी पेमेंट है। बट कंपेनियनशिप या एक्सेप्टेंस करें नो मैटर व्हाट हैपेंस इन रिटर्न, और वी आर सेइंग कि नहीं एवरीथिंग इज ओके बेस्ड ऑन दैट। भाई सारे शायर ये कह के मर गए, ये वो मजा दिया तड़पने के आरज़ू है यारत, मेरे दोनों पहलुओं में दिल बेकरार होता। तो ये तो इफ पेन कम्स आउट ऑफ इट, देन अयूब टुक दैट पेन, कि उन्होंने जो जिस्म से कीड़ा गिरा उन्होंने वापस अपने जिस्म में डाल दिया कि मालिक ने मेरा जिस्म इसकी खुराक के लिए बनाया। तो वो फिर लेवल ही चेंज हो गया ना, आपका पॉइंट ऑफ व्यू ही चेंज हो गया। देन इट्स डिफरेंट। अगेन इट्स नॉट अबाउट टेकिंग, इट्स अबाउट गिविंग। लव इज अबाउट गिविंग, नॉट अबाउट टेकिंग। बट व्हेन बोथ, जब दोनों लोग ये सोच रहे हो, वरना फिर एक के साथ ज्यादती हो जाएगी। क्यों दोनों? देखें आप ये क्यों शादी में तो ज्यादती हो जाएगी। अगर आप अकेले बैठ के किसी से मोहब्बत करें, मुझे समझ आ रही है, जब आप में वो मोहब्बत नहीं कर रहा सही, शादी में तो फिर एक बंदा फ़ायदा उठाया जा रहा है, ज्यादती हो रही है, या तो फिर तो वो गलत डायरेक्शन में जा सकते हैं। एक उठा रहे, एक उठाने दे रहे। सो वो यही ना, फिर आप उठाने नहीं देंगे, देन यू विल वॉक आउट। ना दें उठाने, अगर आपकी मर्जी नहीं है तो। लेकिन फिर आपको सोसाइटी इतना इन्फ्लुएंस करती है, सब लोग, पेरेंट्स इतना इन्फ्लुएंस करते हैं। हम भी एक पेरेंट हैं, हम भी बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं अपने बच्चों को। नहीं करना चाहिए। देखें, एक हज़रत अली ने बहुत खूबसूरत बात की थी, और मुझे ये बात पता होती तो मैं अपने बच्चों में कभी गलती ना करता। पहले 7 साल बच्चे को इस तरह पालो जैसे बादशाह, उसको किसी बात पे मत टोको। अच्छा। अगले 7 साल उसको ऐसे पालो जैसे गुलाम, उसको सज़ा और जज़ा का फ़र्क बताओ। अगले 7 साल उसको ऐसे पालो जैसे उसके दोस्त, उससे मशवरे लो, उसको मशवरे दो। वो टीनेज का जो टाइम होता है, जब 21 साल का हो जाए तो उसके लिए सिर्फ दुआ करो। हम पहले 7 साल उनको डिसिप्लिन करते हैं, अगले 7 साल उनके नखरे उठाते हैं,
उससे अगले साल उनके साथ झगड़ते हैं, उसके बाद उनकी जान नहीं छोड़ते जब उनके लिए दुआ करनी है। तो ऑब्वियसली बच्चों का कसूर, कसूर तो हमारा। ट्रू। और ये आज के बच्चे तो बहुत अच्छे, हमसे ज़्यादा अच्छे, क्योंकि सच्चे। दे हैव मोर इन्फॉर्मेशन देन अस एंड देन मोर राइचियस देन अस एंड दे आर मोर ब्रेव देन अस। Being a father makes you more strong or more fearful? Which side is more stronger than in you? देखें, इंसान अजीब चीज़ है। ताकत जितनी ज़्यादा हो, इंसान उतना ज़्यादा डर जाता है Okay. उसके जाने से। Yeah. तो ताकत जितनी बड़ी, डर उससे बड़ा। Okay. लेकिन So जब ज़्यादा डर- आप समझें कि आपकी ताकत आपको दी गई है, तो देन यू आर केयरफुल। ताकत हर एक इंसान को दी जाती है। ताकत का इस्तेमाल ना करें, ताकत छिन जाएगी। मैं सारा दिन, ये टांगे मेरी ताकत है ना, मैं सारा दिन इन पे बैठा रहूं, शाम को खड़ा नहीं हो सकूंगा। सो अगर आप ताकत इस्तेमाल नहीं करेंगी, ताकत छिन जाएगी। ताकत का गलत इस्तेमाल करेंगी, ताकत बवाले जान हो जाएगी। और ताकत का सही इस्तेमाल करेंगी तो ताकत खुदाई हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी। So it's up to you how you use your power, how you direct it. मैं इस सेंस में पूछ रही थी कि मुझे ऐसा लगता है कि जब आप माँ बाप होते हैं ना, तो बीइंग अ पेरेंट आई फील दैट मे बी ऐसा होता हो कि लोग बच्चे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यही हम सुनते हैं कि माँ स्पेशली, बाप भी, माँ बाप बच्चों के लिए कुछ भी कर देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो माँ बाप को बड़ा, वो एज इंसान बड़ा बहादुर बना देती है आपको, कि आप अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर रहे हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी ख्वाहिश। लेकिन एट द सेम टाइम आपको इतना खौफ भी होता होगा कि मेरे बच्चे के साथ कुछ बुरा ना हो जाए, तो यू गेट स्केयर्ड ऑल्सो। तो मैं उस सेंस में पूछ रही थी। Take that fear out of you. वरना आप अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं जाने देंगे, कोई गाड़ी के नीचे ना आ जाए, कोई उठा के ना ले जाए, कोई मेरी बेटी को छेड़ ना दे, कोई पुलिस, मेरे बेटे से कुछ ना हो जाए। अगर आप इन वसवसों में रहेंगे तो आप जी नहीं पाएंगे। आपको जितना प्यार है, जो बनाने वाला है उसको ज़्यादा प्यार है, और जो लिखी है ना वो लिखी है। तो जब तक नहीं हो रही तब तक उसके बारे में सोचे ना, अच्छा सोचें। So for you stronger side is more, भाई मेरा बेटा अमेरिका से आया पढ़ के साइकोलॉजी, अभी इंटीरियर सिंध में चावल लगा रहा है, उसकी ज़मीनों पे लोग कब्जे कर रहे हैं नाजायज़, वो देख रहा है, उस पर FIR कट रही हैं, हो रहा है। मुझे डर नहीं लगेगा, मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा कि जो होना है वो तो होना है, और खुदा अच्छा करेगा। मैंने जब किसी के साथ ज्यादती नहीं की, थोड़ा सा आजमाइशें आती हैं जिससे कहानी और पुख्ता होती है। योर यंगेस्ट इज 11 राइट? आपने ये बताया था, बेटी आपकी जो है सबसे छोटी, और आपने उसको होम स्कूल करा रहे हैं। जी, ये बड़ा मुझे इंटरेस्टिंग लगा। किस वजह से आप होम स्कूल करा रहे हैं? देखिए, बच्चों को जब होम स्कूल कराते हैं ना, तो पेरेंट्स को खुद होम स्कूल होना पड़ता है। वही मैं कह रही हूँ, तो एडिशनल वर्क हो जाता होगा, नहीं? बिल्कुल, और ये एक बड़ी जिम्मेदारी मेरी, और ये बिग तालियां तो उसके लिए हैं, मेरी बीवी के लिए, कि मोस्ट इट्स हर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मर्द तो ज़्यादा फाइनेंशियल, इमोशनल उस वक्त आता है ना, लेकिन एवरीडे चोर, सुबह उठना, लेके जाना टेनिस पे, स्विमिंग पे, फलाना, ट्यूशन्स, फिर उसके टीचर्स आ रहे हैं वो पढ़ाने हैं, फिर जो खुद पढ़ाना है वो जो वक्त देना है वो, उसकी सोशलाइजिंग, वो इवेंट्स। सो द पे ऑफ इज अ लॉट बेटर। ओके, दैट आई सी, दैट आई हैव सीन। माय पेरेंट्स वर वेरी अपसेट विद मी इनिशियली कि भाई तुम्हें पढ़ने का शौक नहीं, सर तुमने अपने बच्चों को स्कूल से निकाल दिया। मैंने कहा ये मतलब नहीं, मैं देख रहा था कि स्कूल में she was not enjoying. वो कभी आए, she was bullied, sometimes she bullied. Oh God. तो there was teachers के बारे में अच्छा राय ना रखना, और जो इन्फॉर्मेशन मिल रही थी उसमें से 70% तो गलत थी, जो हम उनको बाय हार्ट याद करा रहे थे, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो रिलीजन हो, चाहे वो कुछ और हो। एक बस मैथ के फॉर्मूले टट पे टट आ रहे थे, और मैंने देखा कि मैं जब रियल लाइफ में आया तो कैलकुलस के फॉर्मूले जो ये थे वो तो आज तक कभी इस्तेमाल ही नहीं यूज कर रहे हैं। एग्जैक्टली। या ट्रू। तो शी इज द वन हु इज मोर अवेयर। उसको पता है दादा दादी किस वक्त आते हैं, नानी को कौन सी दवाई चाहिए, कौन सी मासी काम करती है, अंडे का भाव क्या है, कितने अंडे आते हैं। बाकी बच्चों को तो पता ही नहीं कितने अंडे आए, कहाँ से आए, कब कौन सी मासी आई, मासी का नाम भी नहीं पता। तो आई मीन थिंग्स लाइक दैट। तो They don't even know. ये आपने उससे बोला या उसका अपना डिसीजन भी था ये होम स्कूलिंग, या आपने उसको सजेस्ट किया? एक दिन आई थी, बड़ी उदासी थी, तो मैंने बोला क्या करना है स्कूल के, दिल नहीं लगता। मैंने कहा छोड़ दे, फिर बोले छोड़ दूँ, मैंने छोड़ दे, मुझे तो ऐसे ही हुआ। उसने स्कूल ऐसे छोड़ा। तो इनिशियली तो ऑब्वियसली
शी उसने एंजॉयड miss इट, की। लेकिन उसके बाद अच्छा, आई थिंक शी फील्स कि यार मैं स्कूल में होती तो मेरी और ज़्यादा दोस्तें हाँ, मैं होती, यही इसी बात पे आई थी, ये friendships। कुछ चीज़ें रह जाती हैं, लेकिन हाँ। पता है इट्स ओके, एंड शी इज अ स्विमर एंड अ एंड अ टेनिस टेनिस प्लेयर। प्लेयर। ओके, और आपने बताया था कि वो ये पाकिस्तान नेवी के लिए स्विम करती है, ओके। लास्ट ईयर तक तो कर रही थी, इस ईयर उसको टेनिस का शौक हुआ, तो ये पाकिस्तान अंडर 15 में वो खेलने गई वाओ, माशाल्लाह। इस्लामाबाद। या सो ये दोनों चीज़ें उसकी उभर गई बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें उभरी, ये तो वो जो हमें नज़र आ रही है, सो आप जो होम उसके स्कूलिंग के अंदर है। फेवर में हैं फिर? मैं होम स्कूलिंग के नॉट नेसेसरली फेवर में हूँ, बच्चे मैं इंस्टीट्यूशनलाइजेशन के अगेंस्ट हूँ, जो इंसान को इंसानियत से दूर करे, मैं उस इंस्टीट्यूशनलाइजेशन के अगेंस्ट हूँ। बहुत दफ़ा पेरेंट्स जो है ना बच्चों की साइंस को मिस कर जाते हैं। हम अक्सर सुनते हैं बच्चे बुली हो रहे हैं स्कूल में, बच्चों पेरेंट्स को नहीं समझ आती, नहीं पता चला, या बच्चे आर गोइंग थ्रू मेंटल हेल्थ। जेन ज़ी के तो बड़े मेंटल हेल्थ इश्यूज़ या चैलेंजेस हैं, दे आर मोर सेंसिटिव टुवर्ड दीज थिंग्स। एज पेरेंट्स आप क्या किया 2-3 चीज़ें जो आप अपने बच्चों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अवेयर हैं? जो हमारी ऑफ कैमरा बात हो रही थी, द वे यू वर टेलिंग मी अबाउट योर डॉटर ऑल्सो, एंड द यंगेस्ट डॉटर एंड किड्स, अपने बेटों के बारे में भी। क्या चीज़ है, 2-3 चीज़ें जो आप बोलेंगे माँ बाप को उन्हें करनी चाहिए या आपने की, कि आप इतने कनेक्टेड हैं अपने बच्चों से? देखिए, सबसे पहले तो माँ बाप को देखना चाहिए कि वो कौन है, ओके, व्हाट डू यू क्योंकि मीन जो बाय आपका दैट? बच्चा है ना, हाँ। उसके अंदर आपका डीएनए है, आपके डर उसके अंदर हैं, आपके खौफ उसके अंदर है, आपकी सोच उसके अंदर है। अब आपको उसी सोच से पाल रहे हैं जिससे आप भी अग्री नहीं करते हैं। ओके। तो सबसे पहले अगर माँ बाप ठीक हो जाएं तो बच्चे तो फ्रेश, देयर एंजल्स, वो तो आपको खुदा ने एक नेमत दिया, आप उसको जिस सांचे में डालेंगे वो वैसे निकलेंगे। आप उसके कान में अजान देंगे, सुबह उठ के कलमा पड़ेगा, आप उसके कान में घंटी पाएंगे, सुबह उठ के भगवान को याद करेगा। तो आप उसको जिस मोल्ड में डालेंगे वो वैसा ही निकलेगा। ट्रू। और ये आपको जानना है कि आप किस मोल्ड में हैं, और आप चाहते हैं कि आपकी औलाद उसी मोल्ड में हो या उससे बेहतर मोल्ड में। लेकिन आपकी इतनी बिजी लाइफ है, राइट? यू डूइंग सो मेनी थिंग्स। सो जब इंसान इतना बिजी होता है तो बच्चों के लिए क्या आप करते हैं कि आप बच्चों के साथ इन टच रहते हैं? यू टॉक टू देम, डिनर एक साथ करते हैं? क्या छोटी छोटी चीज़ें कि यू नॉट मिसिंग द बिग पिक्चर इन योर किड्स लाइफ्स? देखिए, वक्त आपको मिलेगा नहीं, वक्त आपको निकालना पड़ेगा। और नॉट नेसेसरली हम लोग कोई डिनर या लंच या ब्रेकफास्ट कोई साथ करते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन इज़ द की। मेक श्योर यू आर कॉन्स्टेंटली इन कम्युनिकेशन विद योर किड्स। स्पेशली अब हमारी ज़िंदगी मसरूफ़ हो गई हैं, लेकिन हमें ये मोबाइल जैसी फैसिलिटी हो गई है, सो वी कैन ऑलवेज बी कनेक्टेड एंड टेल योर चिल्ड्रन हाउ मच यू लव देम. They'd be grossed out about it. Yeah, You don't know the Gen Z word for it. Yeah. You don't know the emojis that Yeah. go with it. But you can tell them in your, you can record your voice. Sometimes in a day आपको जैसी अपनी बेटे की, बीवी की, माँ बाप की याद आए, तो एक छोटा सा मैसेज भेज देंगे। आप आपको करते हैं? हाँ, मैं करता हूँ। Okay. आप बस ये करें कि मुझे तुम्हारी याद आ रही है। मैं सुबह उठता हूँ, सबसे पहले जो मेरे सबसे करीबी हैं उन सबको एक मैसेज भेज देता हूँ। Oh, really तो बहुत nice. सी दफ़ा वो लोग बहुत परेशान होते हैं कि इट्स लाइक अ बोझ कि अब आप हमें भी मैसेज वापस भेजना। मैंने कहा, मैसेज मैं तुम्हें इसलिए नहीं भेज रहा कि तुम मुझे जवाब दो इसका, मैं इसलिए भेज रहा हूँ कि मैं कभी ना भूलूँ। इट इज़ फॉर मी। ये बहुत प्यारी बात बोली आपने। क्योंकि बोझ भी लगता है ना, बाबा, व्हाई बीइंग सो सेंटी, सुबह सुबह उठ के They say that. हाँ, क्यों नहीं बोलते, ऐसी ऐसी चीजें बोलते हैं, Why मुझे are समझ you ही नहीं being so आती। senty? हाँ, Okay. हाँ, I'm imagining कि रोज एक अम्मा अब्बा की तरफ से या मेरी अब्बा की आंख तरफ से- खुलती है, मैं बिस्तर में होता हूँ, हाँ, तो सबसे पहले जो मेरे करीबी हैं, मुझे तो उनको याद करना है ना, तो ये मेरी याद दहानी है। Okay, yeah, true. मेरी Gen Z- बहनें एक अमेरिका में, एक लंदन में, रोजाना सुबह मैसेज आते हैं। सारा ने बेचारी ने मुझे कॉल करके बोला कि भाईजान, आई होप यू डोंट गेट अपसेट, आई डोंट रिप्लाई, आप एक तो बार बार रोजाना भेज देते हैं आप, बहन ने भी ये बोला। हाँ, उसने बोला, आई होप यू नो दैट आई लव यू, इट डजंट मीन कि मैं आपको रिप्लाई नहीं करी। मैंने कहा, आई नो, इट इज फॉर मी to remember that I love you every day. This is the first thing that I do, is think about you when I wake up in the morning. कि सबसे पहले मैंने अपने सांस का शुक्र अदा किया, और मुझे चांस मिला है तो क्यों मिला है, ये लोग हैं जो मेरी ज़िंदगी में हैं।
जिसकी वजह से मुझे चांस मिले। आपने इतनी अच्छी बात बोली, आई एम वर्किंग ऑन दिस फॉर माई सेल्फ, दैट पीपल हु आर इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ इन सर्टन रिलेशनशिप्स लाइक योर पेरेंट्स, योर ब्रदर्स, सिस्टर्स, शायद आपका कोई फेवरेट भतीजा हो, भांजा हो, उनके लिए एक्सपेक्टेशन नहीं रखें। बस प्यार है ना तो इजहार कर दें चीज़ जो करना है। मैं ये चीज़ पे काम कर रही हूँ विदाउट, जैसे आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे ना दैट वो आपको जवाब दें। सो दिस इज माई स्ट्रगल, दिस इज व्हाट आई बीन टॉकिंग टू माई सेल्फ, दैट just do what you want to do for them without expecting that they will appreciate or do something in return, you know. देखिए, हम चाहते हैं कि लोग हमें चाहें जैसे हम चाहते हैं। हाँ. तो जैसे आपकी चाहत वैसे तो आपकी माँ भी नहीं चाह सकती। आपकी चाहत आपके थंबप्रिंट की तरह, आपके रेटिना स्कैन की तरह मुनफरिद है। Yeah, true. हम पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमें उसी तरह चाहें, वो नहीं चाह सकते। आई एम अ सन एंड आई एम आल्सो अ फादर। I know how I love as a father and how I love as a son is very different love. Which love is stronger, as a son or as a father? Which love is stronger? देखिए, you cannot compare. मेरे दिल के टुकड़े हजार थे। हम कहते हैं अब मैं, लोग बोलते हैं आपको ये बेटी पसंद है कि वो बेटी पसंद है, किसको ज्यादा प्यार, जो सबसे छोटी आप उसको ज्यादा प्यार करते हैं। मैंने कहा हर के हिस्से हैं दिल में, वो जो हिस्सा किसी का है ना वो कोई और नहीं ले सकता, वो उसी का हिस्सा है। सही बात है। चाहे आपने उस इंसान को छोड़ भी दिया हो या वो इंसान आपको छोड़ के चला गया, वो हिस्सा जिसको आपने दिल दिया था वो दिल में रह जाता है। वो जब भी उसकी आवाज या उस जैसा नाम भी करीब से गुजरे तो वो यहाँ हिट करता है, एहसास आता है, याद आती है, वो उनका हिस्सा। जेन ज़ी को लगता है कि हमें यंग एज पे ही फेम भी मिल जाना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी मिल जानी चाहिए, अकम्पलिशमेंट्स भी हो जानी चाहिए। Is there really a shortcut to these things? क्या वो लोग एक delusional desire को pursue कर रहे हैं, या अब चीज़ें change हो गई हैं, you feel, and they can achieve? Some of them have achieved, but can this rule be applied to masses of Gen Z? बात सुने, आपने एक पूरी जनरेशन को इंस्टेंट Shortcuts ग्रेटिफिकेशन के ऊपर डाल दिया कि फौरन को हर चीज चाहिए। बच्चे ने बोला कसूर मुझे वहां जाना है, आपने बोला ऑफ कोर्स, अब भुगत रहे हैं माँ बाप। बिल्कुल, मकाफात अमल है, you reap तो क्या what you गलत sow। कर दिया माँ बाप ने? बिल्कुल, और उनके साथ भी गलत हुई, उनको पता ही नहीं था वो गलत क्या कर रहे हैं, वो तो अपनी तरफ से बेहतरीन कर रहे थे। That's true. Yeah, right. देखें, आपको पता है ना, ये कोक आप लें, उसके अंदर एक मेख डालें या कील डालें तो सुबह तक गल जाती है। हम हार्ड अर्न मेहनत करके बच्चों को पिला रहे होते हैं, खुद भी पी रहे होते हैं। We know how detrimental खुद it तो is. पी लो, रात को कैसे पिलाओ? आपको पता है एक चीज में एसिड आप कैसे पिलाते हैं? आपके भी एक सल्फ्यूरिक एसिड की बोतल, आपको बेटा बाबा मुझे बहुत दिल कर रहा है, आप कहोगे हाँ चलो नहीं, मैं पैसे देता हूँ, 100 रुपए ज्यादा ले, उसको पिला दो। So ये एक delusional desire, Of course. right? There's no shortcut to. There's no shortcut. The only shortcut तो है ही नहीं ना किसी चीज का। जीने का क्या शॉर्टकट है? You want to, you know, आप चाह रहे हैं आपको इंस्टेंट मोहब्बत हो और इंस्टेंट नफरत हो, उंगली करें, oh my God I love you, no, it's a process. Yeah. You have to, it's a process. There is one thing that I wanted to discuss with you or talk to you about, which I was very curious. I just thought कि maybe you have a different view on this. लोग शादी होती है 10 साल 15 साल बाद एक दूसरे को छोड़ देते हैं, वो शादी जिसके लिए आपने शायद खानदान से लड़ाई की हो। What happens there? What's your take on this? सब झगड़े आना के होते हैं। It's all about ego. Okay. जहाँ तक बर्दाश्त की ईगो ने, वहाँ तक की, जहाँ ईगो ने बर्दाश्त नहीं वहाँ छोड़ दिया। बट मोहब्बत इतनी नफरत में कैसे चेंज हो जाती है? नफरत उससे करते हैं जिसको टूट के चाहा। तो वो ईगो आती है जो मोहब्बत से ना, नफरत हमेशा it's always ego. It is all about ego. So we would tell Gen Z to not bring ego in love. And then understand, हमें समझ नहीं आती ना, हमें acquiring, like I said, once it's acquired, the requirement goes away. अब रोजाना आप निहारी खाएं तो आप बोलेंगे यार मुझे, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो आपने बहाने ढूंढने हैं नए, फिर रोजाना किस तरह प्यार करना है। हम तो चीजें ढूंढ रहे होते हैं, आपने चीजें नहीं, आपने बहाने ढूंढने, आपने क्रिएट करनी है, क्रिएट करने वो मोमेंट्स। क्या करना है? It's a process. It's something which requires hard work. And भाई मैं तो कभी कभार मुझे कोई पत्ता नजर आता है खूबसूरत सा, मुझे अपनी बेगम की याद आए, ये किसी महबूब की दोस्त की याद है, तो मैं उस पर उसका नाम लिख के या कुछ करके उसको फ्रेम करके उनको भेज देता हूँ। That's so sweet. तो you know, you come up with ways of expressing how you love. Okay. We want others,
हम लोग लोगों को देखते हैं, यार अच्छा उसने ये घड़ी लेके दी तो उसकी बीवी इतनी खुश हुई तो मैं भी ये घड़ी लेके दूंगा। और वो बीवी देख रही होती है उसने घड़ी लेके दी, मेरा शौहर कब घड़ी लेके देगा या पर्स लेके देगा या चश्मा लेगा। और इसी तरह एक शौहर सोच रहा है कि भाई उसकी बीवी ने तो उसके लिए इतना ज़बरदस्त बर्थडे पार्टी की, अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ किस तरह मेरी बर्थडे पार्टी मेरी बीवी ऐसे थ्रो करेगी। It's a competition. Understand, we are not here to compete. We are here to complement. लेकिन स्कूल में आपको कंपटीशन सिखाया जाता है। जब आपको स्कूल में, घर में आपको, अरे बहन के नंबर ज्यादा आ गए, कैसे लड़के हो तुम? जब शुरू वहां से हुई, नहीं ये बेटी खूबसूरत है, ये थोड़ी काली है। जब आपके घर में ये बात हो रही हो तो फिर तो आप तो थ्रू आउट कम्पीट ही करेंगे ना, चाहे आपकी बीवी क्यों ना हो, चाहे आपके बच्चे क्यों ना हो। आप बच्चों के साथ भी कम्पीट कर रहे होते हैं। That's true. This is no competition. They're here to complement. कि आप किसी को कर रहे हैं, आपको मजा आ रहा है और वो बेहतर हो रहे हैं। What is one thing जो आप लोगों को बोलेंगे जिंदगी के बारे में हमेशा याद रखना चाहिए? शुक्र। जो शुक्र में नहीं वो फिक्र में, वो परेशानी में। That's so true. Yeah. Let's come towards the dramas. Leader. उफ, मुझे इतना मज़ा आ रहा है ड्रामा देखने में। और जो आपका कैरेक्टर है, मतलब क्या उसने चक्कर दिया है, एंड हाउ रूथलेस ही वाज कि मंसूर को मरवा। मैं वाकई उम्मीद कर रही थी सच्ची में कि नहीं ये मंसूर को फ्यूचर का अपना वो बनाएगा, बट जो उसका डिसीजन था। हाउ डिड द रोल कम टू यू एंड हाउ आर यू गेटिंग द रिस्पॉन्स टू दिस रोल? देखिए डायरेक्टर असद, क्रेडिट डायरेक्टर को जाता है, राइटर को जाता है। डायरेक्टर को सबसे ज़्यादा बिकॉज दे आर कनेक्टेड विद द राइटर एंड विद द एक्टर्स आल्सो। सो ड्रामा अच्छा करा तो आई थिंक द फर्स्ट क्रेडिट गोज टू द डायरेक्टर एंड द डीओपी जो उसमें इन्वॉल्व थे प्रोडक्शन में। छोटे से लोग प्रोडक्शन में, हर बंदा इट्स लाइक फैमिली। आप देखें जो हमें चाय पिला रहा होता है ना, वो इतना इम्पोर्टेंट आदमी है कि उसकी वजह से हमारा मूड अच्छा रहता है। सही बात है। जो बाथरूम धो रहा होता है ना लड़का, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो है, अगर उसने बाथरूम साफ नहीं किया तो मेरा कॉस्ट्यूम ठीक ना होता। सही। और उसको हम पूछते नहीं। तो इट्स द होल टीम और इट्स लाइक फैमिली। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जितने लोगों के साथ भी काम किया है, अभी रिसेंटली रामेश के साथ जो करूँ, इतना मज़ा आ रहा है। आई मीन एक आपकी सेट ऑफ फैमिली हो जाती है, जाते हैं वो सारे गुजारते हैं, वो आपके साथ होते हैं। तो लीडर का भी यही था। और यहाँ चीज़ ये कि लोग बहुत इमोशनली ड्रामास देखते हैं बहुत। तो वो कैरेक्टर को रियल लाइफ से कंपेयर करते हैं। आपको ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है? एक दफ़ा। अच्छा। जी, वो मैं जब दुनियापुर किया था, तो मैं पता नहीं एयरपोर्ट पे था, एक छोटी सी बच्ची आई, बोली आप वही है ना अंकल जो दुनियापुर में? कहा हाँ वही। मैं कि चलो समझाइए, फिर तस्वीर लेगी। बोलती आई हेट यू। इतनी एक्सट्रीम रिएक्शन। फिर वो जब वो मैंने वो किया था नूरजहां, तो उसमें भी मुझे इस तरह एक खातून ने बोला था कि बहुत अच्छी आपकी एक्टिंग थी लेकिन आपकी बेटी का कैरेक्टर अच्छा नहीं था। मैंने कहा बेटी का कैरेक्टर? तो मैं हंसा। बोले हंसने की बात नहीं है, अगर पेरेंट्स बचपन से ध्यान दें तो बच्चों के किरदार अच्छे हो जाएं। तो मैंने मुझे तो जवान मिली। तो लोग बहुत इमोशनली ड्रामा देखते हैं। ओह गॉड। अच्छा। तो लीडर पे कुछ आया है अभी तक आपको रिस्पांस ऐसा? हाँ, बहुत सारे लोगों ने गालियाँ भेजी। भाई आपने उनके फेवरेट मंसूर को मरवाने की कोशिश की, तो ये तो होना ही था। वो भी तो वही तो मैं कह रहा हूँ, इसलिए अब डर लगता है बाहर जाओ कोई टमाटर वमाटर ना मार दे भाई। लोग इमोशनल हो जाते हैं। सो इज ही, मतलब मुझे लग रहा है कि इसकी कोई हिस्ट्री दिखाएंगे इस बंदे की, करीम दाद की, या ये शुरू से ही ऐसा था या क्या? आप ड्रामा देखें, मैं आपको क्यों बताऊं? ओके ठीक है। एंड द सेकंड ड्रामा इज एक मोहब्बत और। जी जी, वो चल रहा है। हाउ वाज द एक्सपीरियंस? How was the experience of working with that entire team and Farooq Rind? Great. फारूक भाई के साथ तो एक और ही लेवल का मजा है। वो बंदा किसी और दुनिया में रहता है। वो तो फिल्मी, because he's constantly visualizing things that people around him are not able to see. So he's constantly फारूक, I mean with every director, चाहे मेरा यंग सबसे था ये राजा लंदन का, वो is very young, मुसद्दिक was very young. तो ये जितने मैंने डायरेक्टर्स के साथ काम किया, एक्टर्स के साथ काम किया, they've helped me out so much. मेरी बहुत सारी लर्निंग एक उस ड्रामे से आई है जिसको people don't think was a hit drama, वो जो पैराडाइज था। In that I learned so much about relationships. Just rehearsing with अतीका के एक एक्सपीरियंस, उसके बाद कॉन्वर्सेशंस,
मैं रियल लाइफ में बहुत सारी चीजें देखना शुरू हो गया जो मैं देख रहा नहीं था पहले, यू नो, जस्ट यू नो डूइंग दैट ड्रामा। Okay. तो इट्स बीन एन अमेजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस, एंड जितने डायरेक्टर्स जितने थे सबके साथ मज़ा भी बहुत आ रहा है और मैंने एंजॉय भी किया, और हर एक का यू नो अलग मुनफरिद अंदाज था, एंड आई रियली एंजॉयड वर्किंग विद ऑल ऑफ देम। Okay. राजा लंदन का इज योर थर्ड प्रोजेक्ट दैट्स गोइंग ऑन। सो 3 प्रोजेक्ट्स आपके चल रहे हैं? अभी और भी चल रहा अभी एक और भी चल रहा है, और कौन सा है? हाँ। आई मिस्ड इट। है Which one अभी is it? ऑन स्क्रीन पे ये आने वाला है। So, अभी यू नहीं नो बता वर्किंग सकते ऑन लाइक 2-3 चीजों पे कॉन्स्टेंटली। माशाल्लाह से। So you're really enjoying acting. If I wasn't enjoying, I wouldn't be doing it. I mean, you know, everything I do that I've enjoyed, that I believed in. Yeah, but you never thought कि you'll become an actor. Why not? I've always You acted. always, हाँ वो तो मुझे मालूम है, आपकी हाँ, perform अब करना शुरू हुआ। perform अब करना शुरू किए, but इसको full fledged आप इतनी actively कर रहे होंगे ना, that's something very interesting. It is. Yeah. You know, I get to play Yeah. so many lives in one lifetime. I know. That's amazing. कुछ तो मुझे लगता है थोड़े वो आपकी मंडेन किस्म के कैरेक्टर्स हैं। वो तो मेरा Yeah. वो स्टेरियोटाइप जो हो जाता हूँ मैं, लेकिन- जो वडेरा और हाँ। पुलिस वाला और करप्ट बिजनेसमैन हो, Yeah. वो तो मैं हो जाता हूँ लेकिन बहुत से। कैरेक्टर्स लाइक जो लीडर वाला है वो हाँ। बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं कि उसकी हाँ। चालें और उसकी साजिशें चल रही हैं, यू नो, एंड ही इज समबडी दैट पीपल आर रियली कनेक्टेड विद एंड वाचिंग कि अब इसका क्या रिएक्शन होगा, ये क्या करेगा, तो वो मुझे लगता है बड़ा अच्छा रोल होता है उधर। अच्छा था, it was a lot of fun. Working with Farhan Tahir is also must have been Also a really amazing. great I have thing. worked with his brother Ali, who's an excellent actor, amazing actor, and Farhan also. I mean, he's always on time. Yeah. Rehearses. इतना बड़ा actor, you know. हम तो मुझे तो वो सीन्स जो आप दोनों के हैं ना बड़े आई रियली एंजॉय इट बिकॉज आई फील लाइक दे आर टू सॉलिड परफॉर्मर्स वर्किंग, यू नो, परफॉर्मिंग विद ईच अदर अगेंस्ट ईच अदर, तो उससे सीन बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग हो जाता है। मुझे हेल्प मिली that I worked with really good actors. सारे. I mean, नूरजहां में, I mean, working with Sabah was legendary. I mean, अगर लोग कहते हैं आपकी बहुत अच्छी एक्टिंग, मेरी एक्टिंग सबा की वजह से, मेरी एक्टिंग मुसद्दिक की वजह से, मेरी एक्टिंग कुबरा की वजह से, मेरी एक्टिंग बाकियों की वजह से बेहतर हुई। I mean, they were such amazing characters, such huge characters कि you know, मैं वैसे भी आप उसमें कोई भी रोड़ा फेंक देना वो चमक जाएगा। सही बात है। तो मैं वही था। नहीं आप में भी बहुत पोटेंशियल है, वी कैन सी, हमें नजर आ रहा है माशाल्लाह से, यू डू अ ग्रेट जॉब। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। You are हैड अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन, बड़ा मज़ा आया, वो बात से बात निकलती गई, टाइम का भी नहीं पता चल रहा था। बिल्कुल। बट बड़ा मज़ा आ रहा है आपको डिफरेंट कैरेक्टर्स में देख के, टीवी पे भी। Thank इट्स नाइस टू सी वैरायटी, एंड मुझे अच्छी बात ये लग रही है हर कैरेक्टर डिफरेंट है फ्रॉम द नेक्स्ट वन, राइट? तो ऑल 3 ऑफ देम कैन नॉट बी द सेम। ये मुझे जो वैरायटी है, जो डिफरेंशिएशन है, वो अच्छी लग रही है, यू नो। नहीं, that's thanks to the people who've selected me. They think, you know, that कोई आप में इतना भरोसा करे। सबसे पहले my first film was हमजा अब्बासी's film, जो कि कभी रिलीज नहीं हुई थी। वही मैं कहने वाली थी, ये कौन सी है जो वो रिलीज नहीं हुई थी। हाँ। उसमें हमजा डायरेक्टेड मी, एक्सीलेंट डायरेक्टर, गौहर, शरियार मुनव्वर, Oh wow. you know, a lot of these amazing actors were in it. Sabah, she was in it, Sabah Qamar, हुमायूं सईद, बड़ी ज़बरदस्त कास्ट, बहुत अच्छी उसने की थी, पर आई डोंट नो व्हाई उन्होंने कैन कर दी वो। That was the first opportunity. उसके बाद second one was Asim. He gave me this opportunity in Parihat Love. And third was Nadeem Beg. Nadeem Beg is the one who got me into dramas. Okay, he convinced you, called you. नदीम बेग के पास बहुत कन्विंसिंग पावर है, वो बंदे को वो कर देखिए, लेते हैं। वो कन्विंसिंग पावर प्यार की होती है। आप प्यार से किसी को भी कुछ करा। मैंने बड़ा खूबसूरत, मुझे कल जिन्होंने कपल ने झंडा नहीं लगाया, क्या खूबसूरत, यू नो, प्यार की ताकत, और ताकत के लिए प्यार, यू नो, उसमें प्यार जीतता है। प्यार की ताकत की प्यार से ज्यादा तो बढ़ती है। क्या कहा था नदीम बेग ने that convinced you that you should do this role? यार प्यार से मुझसे बोला, मैं हर चीज मान लूं। नूरजहां was the first हाँ, character, नूरजहां right? was the first one. Yeah, first one. नूरजहां नहीं, सिंफिया आहन। Oh हाँ। Sinfia Ahn was my first yes, drama Sinfia series. Ahn. Yeah, that was a great project. As a small part, but a meaningful part. Meaningful. Thank you so much for your time. You're अपना welcome. ख्याल रखिए, इंशाल्लाह दोबारा बैठते हैं कभी जरूर, और इसी को कंटिन्यू करेंगे आगे से। इंशाल्लाह। आप अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।